हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आपके अभी तक जितने भी प्रीलिम एग्ज़ाम हुए थे, आपके सबके एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आ चुके हैं और उनमें से एक का मेंस भी हो चुका है और दूसरे का भी आपका संडे को आपका मेंस है। और उसके बाद में आपका IBPS क्लर्क है, जिसका आपका स्कोर कार्ड भी आउट हो चुका है। और आपने देखा होगा कट ऑफ बहुत ही कितनी ज़्यादा गई है। अगर मैं मेरी स्टेट की बात करूँ तो यहाँ पे जो कट ऑफ गई है हमारे यहाँ पे, तो 80-5 ये मेरी स्टेट की कट ऑफ गई है। ठीक है ना। तो मेरे कितने मार्क्स आए हैं मैं जल्दी अपना स्कोर कार्ड आपके साथ में शेयर करूँगा। तो आगे देखिए, यहाँ पे अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही जुड़े रहिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप इंग्लिश और मैथ्स में मैक्सिमम स्कोर कर पाए और एक जॉब है जो आपकी ड्रीम जॉब है उसको आप है जो पा सके। साथ ही जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी आपके ग्रुप से फ्रेंड है, फैमिली वाले हैं, उनके साथ में, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। साथ ही अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे में हैं जो PDF और जो भी आपके यहाँ पे नोटिफिकेशन है, चाहे क्लास के हो, एग्ज़ाम के हो, कुछ भी मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है कांस्टेंट लर्निंग 99। तो प्लीज़ आप इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन मिले आपको और PDF भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। शुरू करता है आज का सेशन। तो देखिए, इससे पहले अपन ने 8 चेकलिस्ट कर दी है एरर डिटेक्शन की। अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, वहाँ से जाके आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज का ये जो चेकलिस्ट का आपका ये एरर डिटेक्शन का सेशन है, ये बहुत ही आपका भयंकर है, क्योंकि इसका लेवल बहुत ही आपका शानदार है। तो PO मेंस लेवल का आप इनको बोल सकते हो। तो बहुत ही आपके टफ क्वेश्चन है, तो आपको कॉन्सेंट्रेट रखना है यहाँ पे और समझना है यहाँ पे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो पहले आपके क्वेश्चन 1 से 10 है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, ए पार्ट ऑफ द गिवन इज इटैलिकाइज्ड एंड बोल्ड, बिलो आर गिवन अल्टरनेटिव टू द italicized and bold part which may improve the sentence grammatically and contextually. Choose the correct alternative. In case no improvement is needed, mark option E answer. तो यहाँ पे आपका कुल मिला के एरर डिटेक्शन में आपका क्या आ गया है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आ गया है। तो देखिए क्वेश्चन कैसा है आपका, यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए, आपको क्या बोला है कि ये जो आपका यहाँ पे इटैलिक और बोल्ड में ये जो सेंटेंस दे रखा है आपको यहाँ पे, तो आपको देखना है, अगर सही है तो E मार्क करना है आपको, और नहीं है तो यहाँ पे देखना है इनमें से कौन सा आपका सही हो सकता है, तो वही अपने को यहाँ पे देखना है। तो देखिए, शुरू करते हैं अपन और समझते हैं यहाँ पे। द पर्पज़ ऑफ रिकॉलिंग दीज हॉरर फ्रॉम 75 years ago is to make sure that nuclear arm status do not measure the real nature of nuclear weapons। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखते हैं यहाँ पे कि पहले तो इसमें देखिए आपका क्या क्या दे रखा है सेम, और क्या क्या डिफरेंट है, उस पर ही फोकस करना है आपको, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब अगर हम 4 ऑप्शन में और जो आपका यहाँ पे ये ऑप्शन दे रखा है क्वेश्चन में, अब इन सबको मैच करते अपन। तो देखिए, टू मेक श्योर डैट, यहाँ पे टू एंश्योर डैट है, टू अश्योर डैट है, टू एंश्योर डैट है और टू मेक श्योर डैट है। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे टू मेक श्योर, या फिर आपका क्या हो, टू एंश्योर। ये दोनों आपके क्या होते हैं, सिमिलर, इन दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है ना। तो टू मेक श्योर हो या टू एंश्योर हो, यानी कि किसी चीज़ को क्या करना है, पक्का करना, साबित करना है या उसको कंफर्म करना, इसका मतलब होता है। अश्योर आपका नहीं होता है। ठीक है ना। अश्योर का मतलब आपका दूसरा होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अश्योर तो होगा नहीं आपका। ठीक है ना। तो उसके हिसाब से तो सबसे पहला तो अपना ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, कौन सा, सेकंड वाला। अब अगर यहाँ पे देखें अपन तो न्यूक्लियर, देखिए मैं इसको कट कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है ना। अब आगे देखो, न्यूक्लियर आर्म स्टेटस डू नॉट। तो देखिए, न्यूक्लियर आर्म स्टेटस डू नॉट, तो यहाँ पे सब जगह यही है आपका। तो इतना आपका क्या है, सब में सेम है। इतना आपका क्या है, सब में सेम है, यहाँ तक सब में सेम है। अब यहाँ पे मेज़र द रियल मेजर ऑफ, फिर आगे क्या दे रखा है, यानी कि मेज़र करना है जो रियल नेचर है ऑफ किसके, न्यूक्लियर वेपन के। तो पहले तो अपन यहाँ पे इस सेंटेंस को समझते हैं कि है क्या ये, उसके बाद में है जो अपन आगे देखते हैं कि क्या हो सकता है आपका।
अगर सेंटेंस की बात करें आपकी, तो यहाँ पे जो 75 ईयर्स एगो जो आपका क्या हुई थी, एक बहुत ही भयंकर घटना हुई थी, ठीक है ना। तो उसको याद करने का उद्देश्य ये सुनिश्चित करता है कि जो परमाणु हथियार संपन्न देश है, तो वो परमाणु हथियारों की जो यहाँ पे वास्तविकता है, नेचर है उनका, उसको प्रकृति को न मापे, ठीक है ना। तो ये शायद, अब न्यूक्लियर अटैक की बात है तो ये शायद मेरे हिसाब से ये बात कर रहा है जो अभी आपका जो जापान पे आपका अटैक हुआ था, हिरोशिमा नागासाकी पे, तो शायद उसी के 75 ईयर हुए थे, तो उसी से रिलेटेड आपका सेंटेंस है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन ने देखा टू मेक श्योर या टू एनश्योर, ये दोनों क्या है आपके सेम है। तो यहाँ तक अपन ने एक यहाँ पे ऑप्शन क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं कि न्यूक्लियर वेपन है आपका, तो न्यूक्लियर वेपन के अपन क्या करेंगे, खतरे की बात की जा रही है यहाँ पे कि न्यूक्लियर वेपन से क्या होता है, बहुत ज़्यादा खतरा होता है, इसलिए तो क्या लगेगा आपको, डर लगेगा कि वो भयानक दिन, ठीक है ना, वो भयावह दास्ता, वो घटना है जो अपन याद कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ शब्द आना चाहिए जिससे क्या लगे आपको, डर लगे, ठीक है ना। तो ऐसे डर को अपन क्या नहीं कर सकते, अगर यहाँ पे देखें तो मेजर द रियल नेचर ऑफ, मेजर का मतलब क्या होता है, मापना। फिर यहाँ पे भी मेजर दे रखा है, यहाँ पे डू नॉट फॉरगेट, फॉरगेट का मतलब क्या होता है, फॉरगेट का मतलब होता है कि अपन उन सब को नहीं क्या कर सकते हैं, भूल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी घटना थी वो जिसको हम भूल नहीं सकते, और इसका मतलब हम याद नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो याद करने का मतलब तो हो गया हम भूल गए। तो जब भी आपके साथ में कोई डरावनी घटना होती है तो आप क्या करते हो, उसको कभी भूल नहीं पाते हो। तो जो आपका जापान वगैरह पे जो अटैक हुआ था उस टाइम अमेरिका ने किया था जो, तो वो है जो अभी तक है, जो वहाँ के लोग हैं जो उसको भुगत रहे हैं, जो न्यूक्लियर रेडिएशन वगैरह है आपके अभी तक है वहाँ पे, तो उसको हम है जो अभी तक क्या नहीं कर पाए, भुला नहीं पाए हैं। तो ये सेंस बनता है आपका। तो अगर इस हिसाब से देखें आपका, तो हम उसको माप नहीं सकते हैं, तो मेज़र करना, कोई क्वांटिटी तो आपको दे नहीं रखी है कि यहाँ पे अपन क्या करें, मेज़र करें। तो सबसे पहले तो मेज़र द रियल नेचर ऑफ, इस कारण ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया है कि जो अपने को क्वेश्चन दे रखा वो क्या है, गलत है। अब यहाँ पे भी मेज़र है तो ये भी क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया, क्योंकि मापना नहीं है यहाँ पे, हम उसको क्या है, हम उसको भूल नहीं सकते हैं। यहाँ पे ये बोला है कि वो जो डरावनी घटना है जिसको 75 साल हो गए हैं, ठीक है ना, तो उसको याद करते हुए उसकी घटना के डर से यहाँ पे उसकी बात की गई है। और यहाँ पे तो डू नॉट रिकॉल का मतलब है कि हमें याद नहीं है, यानी कि हम भूल गए हैं। तो ये भी सेंस नहीं बनता है। कोई भी डरावनी घटना होती है तो आपको वो अपने पूरे जीवन के लिए याद होती है। ऐसे कुछ आपके मोमेंट और पल होते हैं आपके लाइफ के, जो आप कितने भी बड़े हो जाओ आपको हमेशा याद रहता है। तो उन्हीं में से एक घटना यहाँ पे बोली है। तो यहाँ पे सारे आपके एलिमिनेट हो गए, सिर्फ एक बचा, कौन सा, थर्ड वाला। तो ओनली थर्ड किस में, आपका ऑप्शन नंबर बी में है, और ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या बोला है कि जो आपका पर्पज़ है रिकॉलिंग दोज हॉरर्स, यानी कि जो वो डरावनी घटना उसको याद करने का, जो कब हुई थी आपकी 75 ईयर्स एगो, 75 साल पहले हुई थी, ये पक्का करना है, ये इंश्योर करना है कि जो न्यूक्लियर आर्म स्टेटस है, ठीक है ना, जो आपने देखा होगा कमेटी भी बनी है आपके, नाटो वगैरह बने हैं, ठीक है ना, तो वो आर्म्ड स्टेटस है, डू नॉट फॉरगेट द रियल नेचर ऑफ, कि वो आपका भूले नहीं कि जो नेचर है न्यूक्लियर वेपन का क्या है। तो न्यूक्लियर वेपन का नेचर क्या है, तबाही मचाना है। तो ये था इस सेंटेंस का आपका मीनिंग, और इसका करेक्ट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी था। उम्मीद आपको समझ में आया होगा यहाँ से किस तरह से आपको क्वेश्चन को अटेंड करना है। क्वेश्चन के लेवल बहुत ही आपके शानदार है आज के सेशन के, तो आपको इनको देखना है, और ऐसे क्वेश्चन आपको फ्यूचर में क्लर्क और पीयू मेंस में आपको देखने को मिलेंगे। ये है जो आप बात लिख के ले लेना। आगे मूव करते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में। गेटिंग oneself tested remains an arduous, risky process in many areas, owing for long queues, seizable teasing facilities to local lockdowns। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप नॉर्मल रीडिंग करते हो, तो मैंने जितनी बार भी रीडिंग किया है तो मेरे को ये पता है, इतना मैंने रीडिंग किया है कि ओइंग के साथ में तो आपका टू आता है, ओइंग टू, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका ओइंग टू का ऑन अकाउंट ऑफ, किसी की जवाबदेही, ऑन अकाउंट ऑफ, ये इसका मतलब होता है, ठीक है ना। तो मैंने जितना भी पढ़ा है, तो पहले तो मेरे को ये समझ में आया है कि भाई ओइंग के साथ में तो आपका टू आता है और कुछ नहीं आता है। तो यहाँ पे तो फॉर दे रखा है, यानी कि जो भी क्वेश्चन है आपका क्या है, गलत है। अब देखिए, अगर आप सेंटेंस देखो फॉर वाला, तो यहाँ पे भी क्या दे रखा, आपको फॉर दे रखा है, इसका मतलब ये भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ से अपने
2 तो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गए। अब मैंने बोला था ओइंग के साथ में आपका 2 आएगा, तो 2 आएगा तो अबाउट भी नहीं आना चाहिए, तो ये भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो पीछे आपके 2 बचे हैं, सेकंड और थर्ड। अब मैंने आपको बोला ओइंग टू है या ऑन अकाउंट ऑफ है, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे तो आपको ओइंग टू और यहाँ पे एन अकाउंट ऑन अकाउंट ऑफ दे रखा है, यानी कि दोनों फिलहाल तो क्या चल रहे हैं, सही चल रहे। अब इनएडिक्वेट या इनसफिशिएंट, इसका मतलब क्या होता है, अपर्याप्त, किसी चीज़ में कमी होना या किसी चीज़ के क्या होना, वहाँ पे इनसफिशिएंट होना। तो इन दोनों का मतलब भी क्या होता है, सेम होता है। टेस्टिंग फैसिलिटीज़ एंड लोकल लॉकडाउन्स, तो दोनों आपके सेम है। तो जब दोनों सेम हैं, बाकी सारे ऑप्शन आपके कट हो गए हैं, तो पीछे आंसर क्या बचा आपका, सेकंड एंड थर्ड। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड और थर्ड कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये क्या हो गया, आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये था आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। तो देखते हैं इसमें क्या बोला है आपको। While we are embracing new ways of digital interaction and more of our critical infrastructure is going digital, the parameter of the transition under the way are not being understood by most of us। ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन पहले समझते हैं कि आपको क्या क्या दे रखा है। तो सबसे तो पहले देखिए द पैरामीटर ऑफ द ट्रांजिशन। अब यहाँ पे देखिए द पैरामीटर ऑफ तक तो सब में सेम है, तो यहाँ तक तो देखना ही नहीं है। अब यहाँ पे आपको एक वर्ड दे रखा है ट्रांजिशन, और एक दे रखा है आपको ट्रांसफॉर्मेशन, और एक दे रखा आपको ट्रांसम्यूटेशन। ठीक है ना, 3 वर्ड दे रखे हैं आपको यहाँ पे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या सही होगा और क्या गलत होगा, तो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखिए आपका ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, तो ट्रांजिशन का मतलब होता है आपका कि कोई भी एक स्टेट या एक स्टेज सब्जेक्ट या प्लेस से दूसरे स्थान पे जाता है। ठीक है ना। तो ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि एक स्टेज से या एक स्टेट से कोई भी एक सब्जेक्ट है आपका एक जगह से या एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाता है, मूव करता है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रांजिशन बोलते हैं। ठीक है ना। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब तो क्या होता है, बदलाव होता है, कि कोई भी एक अवस्था होती है आपकी, ठीक है ना, एक प्रोसेस। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, आपका परिवर्तन होता है, बदलाव होता है उसमें। ठीक है ना। अब वो बदलाव किसी में भी होता है आपका, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना ही नहीं, किसी उसके फॉर्म में, रूप में, रंग में, किसी में भी आपका क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अपन देखते हैं बात किसकी है, उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या आना चाहिए आपका, ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए आपका, ट्रांजिशन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, यहाँ पे अपन देखते हैं। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पे शुरू करते हैं इसका मतलब क्या है। तो पहले इसका मतलब समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, while we are embracing new ways of digital interaction, यानी कि जबकि हम जो डिजिटल जो बातचीत, इंटरेक्शन का मतलब क्या है, किसी के साथ में जुड़ना, बातचीत करना। तो जब भी हम डिजिटल बातचीत के नए तरीकों को क्या कर रहे हैं, अपना रहे हैं, और हमारा जो अधिकतर जो आपका क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, इम्पोर्टेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है ना, जो ढांचा है, वो क्या होता जा रहा है आपका, डिजिटल होता जा रहा है। तो वही बात है, जैसे पहले अपन क्या करते थे, किसी से बात करनी होती थी पत्र भेजते थे, लेकिन अभी क्या करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं। तो वही है कि अपना जो किसी से इंटरेक्शन करने का, बात करने का जो आपका मेथड है, वो क्या हो गया है, आपका डिजिटल हो गया है। हम में से अधिकांश लोग इस बदलाव के मापदंडों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहे हैं, हम पुराने मेथड से नए पे शिफ्ट हो गए हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे बदलाव हो रहे हैं। अब हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं, आपका यहाँ पे कंटिन्यूस समय के साथ में क्या होता है, परिवर्तन होता है, बदलाव होते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट वर्ड होगा वो क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो ट्रांजिशन भी नहीं होगा आपका, ट्रांसम्यूटेशन भी नहीं होगा, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है आपका बदलाव होना। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आपका क्या है भाई, रॉन्ग है। जो आपका सेकंड वाला ट्रांजिशन है, ये भी सेकंड वाला रॉन्ग है। फोर्थ वाले में ट्रांसम्यूटेशन, ये भी नहीं चाहिए अपने को क्या चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे देखिए और क्या हो सकता है। तो देखिए आगे
यहाँ पे अंडर द वे और यहाँ पे अंडर वे, अब दो मतलब है। अब दिखने में तो दोनों सेम ही है, एक में द है एक में नी है, तो पहले दोनों का मतलब समझते हैं, इसका दोनों का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आपका है अंडर वे। तो अंडर वे का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ आपकी किस में है, प्रोग्रेस में है, या फिर किस में है, मोशन। मोशन का मतलब क्या होता है, परिवर्तन, गति में है। तो ये तो होता है आपका अंडर वे, ठीक है ना। जैसे कि आपका कोई काम है, जैसे आपका कंस्ट्रक्शन का घर का काम चल रहा है, तो आप क्या बोलते हैं, द वर्क इन अंडर वे, यानी कि जो काम है जो अभी आपका प्रोग्रेस है, यानी कि चल रहा है। तो ये मतलब होता है इसका। और दूसरा है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, अंडर द वे। तो ऐसा कुछ नहीं होता आपका अंडर द वे, ठीक है ना। तो अंडर द वे का मतलब क्या है, रास्ते के नीचे से, ऐसा कोई सेंस नहीं बनता है। तो अंडर वे आपका नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आपका अंडर द वे नहीं होगा, क्या होगा, अंडर वे होगा, क्योंकि इसका सेंस बनता है। तो अंडर वे आपका, अंडर द वे देखिए ये भी है, ये भी कैंसिल है आपका फोर्थ। तो यहाँ पे अंडर वे आर नॉट अंडरस्टूड बाय मोस्ट ऑफ अस, यानी कि ज़्यादातर है जो यहाँ पे आपका समझ में नहीं आया है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। और उसके हिसाब से देखें तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली थर्ड है। और ओनली थर्ड कहाँ है, आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओनली थर्ड है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और जो करवाने का तरीका है वो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो बस आपको वीडियो को देखना है और प्लीज़ वीडियो को पूरा देख के आप लाइक कीजिए, ताकि हमारे को भी पता चले कि जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उसका आपको बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डैट कम्स टू माइंड, यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दिमाग में आया है, देयरफॉर, जिस कारण, इज वेदर इन्फेक्शन ऑफ द मदर ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि जो भी इन्फेक्शन होता है एक मदर को उसकी जो पहली प्रेगनेंसी होती है, यानी कि फर्स्ट टाइम जब क्या होता है, कोई भी वुमेन है जो प्रेग्नेंट होती है, यानी कि, ठीक है ना, तो उसके दौरान में जो एक इन्फेक्शन होता है, ठीक है ना, प्रेगनेंसी के दौरान जो इन्फेक्शन होता है पहले टाइम में, उसी के बारे में बात की गई है। द आर्टिकल पीरियड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन द फेक्टिस कैन कॉजेज कॉग्नेंशियल एबनॉर्मलिटीज़, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं अपन, समझते हैं इसको, क्या हो सकता है आपका, क्या नहीं हो सकता। सबसे पहले तो आप देखिए, जो भी आपका पीरियड होता है, पीरियड का मतलब क्या होता है, कोई भी आपका जो समय, ठीक है ना, तो वो समय की बात की जा रही है आपकी, ठीक है ना। कौन से समय की, जब कोई भी आपकी मदर होती है वो फर्स्ट टाइम आपकी क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है। तो पीरियड आपका जो एक टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, समय अंतराल को बताता है। तो पीरियड ऑफ नहीं होता, पीरियड फॉर होता है, ये बात आपको पहले ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पे पीरियड के साथ में क्या आएगा, फॉर आएगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, आपका क्वेश्चन तो हो गया रॉन्ग। अब यहाँ पे भी पीरियड ऑफ, पीरियड ऑफ, पीरियड ऑफ, सारे हो गए गलत। तो पीछे एक ही बचा है, तो पहले तो आपको आंसर क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर 4 मिल गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसको। तो द क्रूशियल पीरियड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन द फैक्टिस कैन कॉजेज कॉग्निशियल एबनॉर्मलिटीज, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले तो अपने को आंसर मिल गया है, ओनली 4 का है आपका, ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसमें बोला क्या है, अपन वो समझ लेते हैं थोड़ा, ताकि आपको भी समझ में आ जाए। तो आपको बोला है यहाँ पे कि जो महत्वपूर्ण, जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका प्रश्न मन में आता है, जो क्वेश्चन आपके मन में उठता है, वो है कि वह यह है कि क्या प्रेग्नेंट की जो पहली तिमाही होती है, जो फर्स्ट आपका, ठीक है ना, ट्राइमेस्टर का मतलब क्या होता है, जो 3 मंथ का पीरियड होता है, ठीक है ना। जो जब कोई मदर पहली बार प्रेग्नेंट होती है तो उसके जो 3 महीने का प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है, ठीक है ना, तो उसके दौरान माँ को क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, उसकी बात की गई है। जो कहाँ होता है आपका, यहाँ पे जो भ्रूण में अंग प्रतिक्रिया, ठीक है ना, भ्रूण का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपका जो बेबी है वो आपका डेवलप होता है, ठीक है ना, उस ऑर्गन को अपन क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो विकास की वहाँ पे क्या होती है, महत्वपूर्ण आपकी अवधि होती है, जहाँ पे आपका धीरे धीरे बेबी है जो 9 महीने में क्या होता है, आपका बड़ा होता है। और ये जो इन्फेक्शन होता है, इससे क्या हो सकता है कि जो वो आपका बच्चा है उसको क्या हो सकता है, जन्म से आपका यहाँ पे क्या हो सकता है, आपकी बहुत सारी ऐसी जो
क्या होती है, जो असमानता है, यानी कि जो आपकी यहाँ पे बीमारियाँ होती है, ठीक है ना, जिसमें उसके जो बॉडी पार्ट में है कुछ ना कुछ आपकी कमी हो सकती है, या बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन का कुछ कैसा होना, तो इस तरह की जो आपकी कमियां होती है उसके बारे में ये बताया है कि ये इन्फेक्शन है जो आपका हो सकता है, तो इसी बारे में बात की गई है आपकी, ठीक है ना। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है आपको, विदाउट बीइंग लर्ड इनटू complacency over illusionary recovery of handling numbers, the path to India's sustained economics expression is through the philosophical pursuits of improving confidence and sentiments of all in our society, has used the economic tools through fiscal and monetary policies। तो पहले तो देखिए आप प्री और मेंस में आपको यही फ़र्क पता चल जाता है कि प्री में आपकी लैंग्वेज आती है सिंपल, और मेंस में आपकी जो लैंग्वेज है उसको ही क्या कर देते हैं, टफ कर देते हैं। यानी कि जो भी आपकी यहाँ पे स्पेलिंग वॉकेब है वो आपकी थोड़ी और अच्छी है, अच्छे लेवल की वॉकेब को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। और ज़्यादातर आपके है जो क्वेश्चन उठाए जाते हैं वो आपके यहाँ पे इन्हीं बैंकिंग से रिलेटेड जो भी आपके होते हैं टर्म्स एंड कंडीशन, उनसे रिलेटेड उठाए जाते हैं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज आपकी बहुत ज़्यादा टफ बनती है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के आपके पैसेज भी आते हैं मेंस में, प्री में तो आते ही हैं, मेंस में भी आते हैं और काफ़ी अच्छे खासे आते हैं। पैराजंबल भी आते हैं आपके, क्लोज टेस्ट भी आते हैं। तो ये है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अपन सबसे पहले तो यहाँ पे शुरू करते हैं कि यहाँ पे आपके क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पे देखते हैं एक्सप्रेशन। पहले ये वर्ड दे रखा अपने को यहाँ पे, क्योंकि देखिए अगर पहला वर्ड ही देखें अपन यहाँ पे तो क्या है, इसी में चेंजेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसी में चेंजेस दिख रहे हैं, तो पहले इसी को अपन समझते हैं कि यहाँ पे क्या बोला है अपने को। तो ध्यान से देखिए, एक वर्ड है आपका एक्सप्रेशन। अब इस वर्ड का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि कोई टाइम लिमिट है आपकी, उसका क्या हो जाना, ख़त्म हो जाना, ठीक है ना, समय सीमा की समाप्ति। तो जो टाइम लिमिट थी आपकी उसका क्या हो जाना, ख़त्म हो जाना, एंड हो जाना, ये था इसका मतलब। अब यहाँ पे बाकी के आपके वर्ड दे रखे, रिसर्जेंस, रिवाइवल बोल दो, या फिर रिवाइटलाइजेशन। अब इन तीनों वर्ड का मतलब सेम होता है, यानी कि यहाँ पे जो भी वर्ड दे रखे हैं आपको सारे, इन सब का मतलब एक ही होता है। और क्या होता है कि फिर जीवित हो जाना, यानी कि पुनः से क्या हो जाना, जीवित हो जाना, तो फिर जीवित हो जाना। तो ये सारे आपके वर्ड हैं, इनका मतलब क्या होता है, फिर से जीवित हो जाना, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन देखें, पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है जिसका मीनिंग है इसका उल्टा। यहाँ पे तो जीवित कर रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है, मार रहा है, टाइम लिमिट ख़त्म कर रहा है आपका। ऊपर से अगर सारे ऑप्शन देखो तो सब में आपका है जो यहाँ पे क्या है, एक ही तरह का आपका यहाँ पे वर्ड दे रखा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें तो क्या होगी, मिस्टेक होगी। अब यहाँ पे पहले इसको समझते हैं कि ये बोल क्या रहा है। अपने को यहाँ पे किसी को फिर से जिंदा करना है या किसी को मारना है, वो तो अपने को पता चलना चाहिए। उसके बाद ही अपन यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं कि क्या ये क्वेश्चन अपना सही है या फिर ऑप्शन सही है। तो देखिए यहाँ पे, विदाउट बीइंग लर्ड इनटू कॉम्प्लेंसी ओवर इल्यूजनरी रिकवरी ऑफ हेडलाइन नंबर्स, यानी कि जो हेडलाइन के जो नंबर्स है उनकी यहाँ पे बोले जो इल्यूजनरी का मतलब क्या होता है, भ्रम। तो जो भ्रम वाली वसूली पर यहाँ पे क्या होती है आपको, यहाँ पे आपका कॉम्प्लियंसी, यानी कि जो आत्म संतुष्टि, ठीक है ना, अपने मन के अंदर जो क्या हो जाना, सेटिस्फाई हो जाना, उसकी बात की जा रही है। और लर्ड का मतलब क्या है आपका यहाँ पे, लालच। तो आत्मसंतुष्टि के लालच में आए बिना इंडिया सस्टेन्स इकोनॉमी, जो इंडिया की सस्टेन इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है। अब वो क्या बोल रही है यहाँ पे, समाप्ति का मार्ग इज थ्रू द फिलोसॉफिकल परस्यूट्स ऑफ इम्प्रूविंग कॉन्फिडेंस एंड सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल इन आवर सोसाइटी। तो जो समाप्ति का मार्ग है हमारे समाज में सभी के विश्वास और भावनाओं में सुधार के दार्शनिक प्रयासों के माध्यम से। अब यहाँ पे अगर आप रीड करो, कॉन्फिडेंस ला रहा है, सेंटिमेंट्स ला रहा है हमारी सोसाइटी में, यानी कि अच्छा कर रहा है। तो जब ये हमारा इकोनॉमी सस्टेन ख़त्म हो जाएगा तो क्या हमारे यहाँ पे लोगों के, सोसाइटी के मन में कॉन्फिडेंस आएगा, इम्प्रूव कर रहा है। तो कॉन्फिडेंस कैसे इम्प्रूव होगा जब आपकी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। तो पहले तो ये आपका वर्ड गलत है।
तो इसका मतलब चारों वर्ड क्या है आपके जो दे रखे वो सही है। अब आगे और समझ लेते हैं, फिर अपन देखते हैं यहाँ पे क्या एरर हो सकते हैं। आगे बोला है हैज़ यूज द इकोनॉमिक टूल्स थ्रू फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो यहाँ पे जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूज़ करने पड़ेगी जो इकोनॉमिक टूल्स है आपके, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक टूल्स को यूज़ करना पड़ेगा और उनके माध्यम से आपको फिजिकल और जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ है उनका भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे किसके लिए, सोसाइटी के लिए। यहाँ पे ये आपको बात बोली गई है। तो सबसे पहले तो अपने को यहाँ पे पता चल गया है कि क्वेश्चन तो अपना क्या है, रॉन्ग है। अब यहाँ पे पहला वर्ड अपन ने देखा है चारों क्या है, सेम है। अब कहाँ तक आपके मैच होते हैं और जहाँ से डिफरेंस होगा वहीं से अपन पकड़ लेंगे सही है या गलत है। तो देखिए, इस थ्रू द फिलोसॉफिकल परस्यूट, तो यहाँ पे ये क्या है, ऑफ तक क्या है आपका यहाँ पे, इम्प्रूविंग कॉन्फिडेंस, यानी कि ये सब जगह क्या चल रहा है आपका, फिलोसॉफिकल परस्यूट ऑफ। अब यहाँ पे देखिए ये 3 जगह आपका क्या आ गया, इम्प्रूविंग आ गया और एक जगह आ गया आपका एनहेंसिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप बात करो तो एनहेंसिंग कॉन्फिडेंस एंड सेंटिमेंटल। अब एनहेंस करना और इम्प्रूव करना दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। तो किसी के कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करना या एनहेंस करना, दोनों का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। तो यहाँ पे ये भी क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो ये भी आपके क्या चल रहे हैं, अभी तक तो सेम ही चल रहे हैं। अब आगे देखते हैं अपन। तो आगे देखिए आपको क्या बोला है यहाँ पे, इम्प्रूविंग कॉन्फिडेंस एंड सेंटिमेंटल ऑफ ऑल इन आवर सोसाइटी। तो यहाँ तक पूरा आप देखोगे सब में क्या है, सेम है, यहाँ तक कोई मिस्टेक नहीं। आगे देखिए, यूजिंग द इकोनॉमिक टूल्स थ्रू, हैविंग यूज द इकोनॉमिक टूल्स थ्रू आउट, यूजिंग द इकोनॉमिक टूल्स ऑफ और यूजिंग द इकोनॉमिक टूल्स ऑफ। सबसे पहले देखिए 3 तो आपके दे रखे हैं यूजिंग और एक दे रखा है आपको यहाँ पे थ्रू। फिर यहाँ पे टूल्स के साथ में आपको यहाँ पे प्रेपोजिशन दे रखा है। तो सबसे पहले देखिए टूल्स, तो टूल्स है आपका यहाँ पे, तो टूल्स के साथ में आपका यहाँ पे ऑफ यूज़ में होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो टूल्स के साथ में क्या होगा, टूल्स ऑफ, किसके टूल्स, तो इकोनॉमिक के टूल। ऑफ का मतलब क्या होता है आपका, का, के, की, ठीक है ना। इनके मतलब भी पता होने चाहिए जब आप ट्रांसलेट करते हो। तो इकोनॉमिक के टूल, तो यहाँ पे का, के, की यानी कि ऑफ आना चाहिए। थ्रू, तो थ्रू का मतलब क्या होता है, किसी के द्वारा करना। थ्रू आउट भी नहीं होगा आपका, यानी कि पहले तो 2 क्या हो गया, एलिमिनेट हो गए। अब यहाँ पे देखिए यूजिंग है और बाकी पूरा क्या है, सेम है। तो पूरा सेम है तो यानी कि ये 2 कट गए हैं, पीछे ये दोनों बचे हैं, तो यानी कि ये दोनों आपके सही है। तो यहाँ से आप देखोगे 3 और 4 का आपका ऑप्शन नंबर बी है और ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेके चलना है, ठीक है ना, क्योंकि अपनी मेन लैंग्वेज क्या है, हिंदी। तो जब तक आप इसको अपनी लैंग्वेज में नहीं समझोगे तब तक आप कैसे करोगे, रटने से नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे थ्रू का मतलब क्या होता है, किसी के द्वारा। थ्रू का मतलब क्या होता है, किसी के द्वारा। ऑफ का मतलब क्या होता है, काके की। फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए। तो ऐसे आपको है जो ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप ट्रांसलेट करते हो, ठीक है ना। सिंस का मतलब क्या होता है आपका, जबकि, ठीक है ना। तो ये इस तरह से अपने को ध्यान रखने पड़ेंगे, तभी अपन है जो ट्रांसलेट करेंगे तब अपने को पता चलेगा। और इस तरह से आपके क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा ईजी बन जाएंगे। तो आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखिए यहाँ पे, इफ़ पब्लिक एंड पॉलिटिकल विल कैन बी मास्टर्ड, रिसोर्सेस विल फाइंड देयर वे फ्रॉम बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट रिसोर्सेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपन समझ लेते हैं कि बोला क्या है, उसके बाद में अपन यहाँ पे देखेंगे कि मिस्टेक क्या है इसमें। तो आपको यहाँ पे बोला है इसमें कि जो आपके यदि, इफ़ का मतलब क्या होता है, यदि, तो आपके जो पब्लिक और पॉलिटिकल जो यहाँ पे आपके क्या है, इच्छा शक्ति पर काबू पा सके, ठीक है ना। विल, यहाँ पे ये विल आपका क्या है, ये आपका मॉडल वर्ब नहीं है, क्योंकि मॉडल वर्ब तो कैन है आपका यहाँ पे, वो आ गया है। ये विल का मतलब क्या होता है, जो आपकी इच्छा शक्ति होती है, ठीक है ना। विल, तो एक विल का मतलब तो आपका मॉडल वर्ब होता ही है, और एक विल का मतलब क्या होता है, आपकी इच्छा शक्ति होती है, यानी कि जो आपके मन की जो शक्ति होती है इच्छा कोई काम करने की, उसको अपन विल पावर सुना ही होगा आपने, विल पावर वही है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर उसके ऊपर अपन क्या कर सके, काबू पा सके, तो यहाँ पे आपके जो पब्लिक और प्राइवेट रिसोर्सेस है उनसे क्या हो जाएंगे अपने को यहाँ पे, उनसे अपने को यहाँ पे बहुत सारे आपके रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे अपने को। पहले तो ये बोला है। अब यहाँ पे देखते हैं अपन
अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो मास्टर्ड, मस्टर्ड, दो आपको वर्ड दे रखे हैं, एक तो मास्टर दे रखा है, एक मस्टर्ड दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, पहले अपन बात करते हैं मास्टर। तो आपको पता है जो भी एक टीचर है उनको अपन हिंदी में या आप गाँवों में जाओगे तो उनको क्या बोलते हैं, मास्टर ही बोलते हैं। अब मास्टर क्यों बोलते हैं, तो मास्टर का मतलब भी आपका क्या होता है कि कोई भी पर्सन है वो अपने काम में, अपने डोमिनेंट में क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्रोफिशिएंट और स्किल्ड है। यानी कि जब कोई भी पर्सन अपने काम में बहुत ही ज़्यादा क्या हो, स्किल्ड हो, ठीक है ना, एकदम क्या हो, उसमें निपुण हो पूरा अपने काम में, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, मास्टर बोलते हैं। तो इसीलिए टीचर को है जो गांव में आज भी क्या बोलते हैं, मास्टर बोलते हैं, क्योंकि उनको क्या आता है, पढ़ना लिखना वगैरह आता है, जो गांव में किसी को नहीं आता है। तो इसीलिए वो अपने काम में अच्छे मानते हैं, इसके लिए उनको मास्टर या मास्टर साहब कहते हैं। तो वहीं से आपका वर्ड बना। मास्टर का मतलब क्या होता है, जब कोई पर्सन अपने काम में क्या हो, बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड हो, यानी कि उसको अपना काम बहुत ही अच्छे से वो जानता हो। जब कोई अपना काम बहुत ही अच्छे से जानता है उसको मास्टर बोलते हैं, ठीक है ना। अब मस्टर्ड का मतलब क्या होता है, तो मस्टर्ड पहले दी आपकी क्या है, वर्ब है, ठीक है ना। तो पहले दी आपकी क्या है, वर्ब है। अब यहाँ पे देखिए, तो मस्टर्ड का मतलब क्या होगा आपका, तो इसका मतलब होता है आपका यहाँ पे किसी चीज़ को गैदर करना, गैदर यानी कि इकट्ठा करना, या फिर ब्रिंग टुगेदर, साथ में लेके आना, ठीक है ना। तो या तो इकट्ठा करना या क्या करना, ब्रिंग टुगेदर करना। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे बात की गई है क्या, किसी में मास्टरी स्किल्ड की बात की गई है, नहीं। आपको तो बोला है यहाँ पे कि पब्लिक और पॉलिटिकल जो आपकी इच्छा शक्तियाँ हैं उनको क्या करें, अपन गैदर करें, साथ में लेके आए, उनके ऊपर क्या करें, काबू पाए। तो अगर इस हिसाब से देखें आप, तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो मास्टर आपका वर्ड आना ही नहीं चाहिए। तो मास्टर अपना गलत है, तो गलत है तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन आपका गलत है। अब जहाँ जहाँ मास्टर है उन सबको काट दो, सेकंड नहीं है, फोर्थ नहीं है। अब अपन आगे देखते हैं कि इनमें क्या, कहाँ पे और ज़्यादा डिफरेंस है। तो रिसोर्सेज विल फाइंड देयर वे। अब देखिए, वे है और वेज है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, क्या कोई एक तरीका है या तरीके हैं। तो अब यहाँ पे अगर देखो तो कोई एक तरीका तो फिक्स है नहीं है आपका। तो देखिए आगे क्या बोला, फ्रॉम बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सोर्सेज, फ्रॉम बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सोर्सेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो अगर आप ध्यान से देखो, रिसोर्सेस विल फाइंड देयर वेज, तो रिसोर्सेस है जो क्या करेंगे, अपना रास्ता बनाएंगे। तो रिसोर्सेस क्या है आपका यहाँ पे, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो उसके साथ में भी वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। और यहाँ पे देखें अपन, तो इसके लिए आपका यहाँ पे वेज की जगह क्या आना चाहिए, वे आना चाहिए। यानी कि जो रिसोर्सेस है वो क्या करेंगे, अपना रास्ता ढूंढेंगे। तो अगर इसके हिसाब से देखें अपन, तो वेज नहीं आएगा आपका, क्या आएगा, ओनली वे आएगा। तो वे आपका यहाँ पे सही है। देयर वे, उनके वे, उनके तरीके, उनके हिसाब से। अब उनके, वैसे भी देयर क्या होता है आपका, प्लूरल होता है, एक से ज़्यादा लोग आते हैं, तो देयर वे है। अब देयर में कौन आते हैं, बोथ। देखिए यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सोर्सेस है, दोनों की बात की जा रही है, तो आपकी प्लूरल की बात हो रही है। और प्लूरल की बात होती है तो वर्ब आती है आपकी प्लूरल, और प्लूरल वर्ब के साथ में ऐसी है इसलिए लगता है ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है आपकी। और यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। तो उसी के हिसाब से आपका यहाँ पे क्या आ गया, ओनली थर्ड। और ओनली थर्ड कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर सी है। और यही क्या है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर एक वर्ड देखें अपन यहाँ पे रिसोर्सेज, तो सोर्सेस का मतलब तो आपको पता ही है क्या होगा सोर्स का मतलब। तो सोर्स का मतलब होता है यहाँ पे कि एक प्लेस या पर्सन या थिंग जहाँ से किसी की शुरुआत होती है। तो सोर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी ओरिजिन पॉइंट जहाँ से किसी की शुरुआत होती है। जैसे अपन देखते हैं कि ये नदी का सोर्स, जैसे आपने देखा होगा कि गंगा नदी का सोर्स कहाँ है, तो हिमालय में आपका जो गंगोत्री में गौमुख है वहाँ से निकलती, इस तरह से आपने सुना ही होगा। तो सोर्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की कहाँ से शुरुआत होती है। और रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, तो रिसोर्सेज का मतलब होता है कि जो आवश्यकता का सामान, ठीक है ना, कोई स्टॉक है, कोई सप्लाई है आपका, मनी है, स्टाफ है, मटेरियल्स है, ठीक है ना। तो उनको क्या बोलते हैं अपन, रिसोर्सेज बोलते हैं। जो आपको क्या चाहिए, जरूरी सामान चाहिए, उनको रिसोर्सेज बोलते हैं। तो उम्मीद है आप यहाँ पे सोर्सेस और रिसोर्सेज का मतलब समझ गए होंगे यहाँ पे क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आपका 7। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, एज द लॉकडाउन इंड्यूस रेस्ट्रिक्शन आर रिमूव्ड, यानी कि
जो लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शन, बहुत ही कड़े रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, उनको क्या कर दिया, हटा दिया गया है। सप्लाईज विल एग्रीवेट एंड इन्फ्लेशन विल डिसअपियर अर्लियर देन पीपल इमेजिन। तो यहाँ पे आपका बोला गया है कि जो सप्लाईज़ है, अब आपको पता है कि जब लॉकडाउन लगे थे तो यानी कि क्या होता, जो सप्लाई थी आपकी खाने पीने की, वो क्या हो गई थी आपकी, बहुत ही कम हो गई थी। तो सप्लाईज़ है, अब लॉकडाउन खुलेगा तो सप्लाई क्या होगी, अपने आप में पूरी आपकी क्या हो जाएगी, एकदम अच्छे से आपको सप्लाई है जो मिल जाएगी, ठीक है ना। तो हर चीज़ की कमी पूरी हो जाएगी। तो पहले तो यहाँ पे बोला है एग्रेवेट। एग्रेवेट का मतलब क्या होता है, सप्लाई बिगड़ जाएगी। एग्रेवेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का बिगड़ना, बिगाड़ना। इन्फ्लेशन विल डिसअपियर, जो आपकी महंगाई है वो क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। अर्लियर देन पीपल इमेजिन, यानी कि लोग सोचे उससे पहले ही है जो सप्लाई क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। और इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, आपका गायब हो जाएगा। अब दिमाग लगाओ यहाँ पे, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे देखें अपन, तो लॉकडाउन खुला आपका, तो सप्लाई की क्या हुई थी, बिगड़ गई थी आपकी सप्लाई, या फिर आसानी से आपको मिलने लगा सारा सामान। तो जब लॉकडाउन लगा था तब आपकी सप्लाई है जो क्या हुई थी, एग्रीवेट हुई थी। लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद तो आपकी क्या हो गई, सप्लाई है जो आपकी क्या हो गई, ईज़ हो गई, आराम से आपको है जो क्या करने लगे, सारे सामान मिलने लगे। तो इसका मतलब यहाँ पे एग्रीवेट तो नहीं आना चाहिए था। इन्फ्लेशन आपका क्या हो गया, डिसअपियर, यानी कि गायब हो गया एकदम, ये सही है आपका। अर्लियर देन पीपल इमेजिन, यानी कि लोगों के सोचने से पहले ही। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड आना चाहिए, इसका मतलब क्या हो आपका, आसानी। तो कोई ऐसा वर्ड आना चाहिए जिसका मतलब क्या हो, आसानी से। तो सप्लाई चेन बिगड़ी नहीं है, आसान हो गई है आपकी। तो क्वेश्चन तो आपका क्या हो गया, रॉन्ग। अब यहाँ पे देखते हैं अपन, सप्लाईज विल, पहले सब में चारों में सेम है। अब उसके बाद में अपन देखते हैं यहाँ पे क्या आया है आपका यहाँ पे। तो देखिए, ईज, अनक्लॉग और फैसिलिएट, ठीक है ना। तो इन सब का मतलब क्या होता है, आसानी से मिलना। कोई भी चीज़ आपको बहुत ही ईजी, आसानी से मिलती है, तो इन सब का मतलब क्या है आपका, सेम है। सुविधाजनक, कोई भी आपकी यहाँ पे काम क्या हो जाता है, सुविधाजनक हो जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये सारे सही है। एंड इन्फ्लेशन विल डिसअपियर, तो यहाँ तक पूरा सही है। अब यहाँ पे सूनर आ गया, सूनर, और यहाँ पे क्या आ गया, अर्लियर आ गया, ठीक है ना। तो सूनर अर्लियर। तो देखिए यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं अपन, ठीक है ना, कि लोगों के सोचने से पहले क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे गायब हो जाता है, क्या हो जाता है, जो महंगाई है, ठीक है ना। तो इस तरह की यहाँ पे बात की गई है। अब यहाँ पे देखो कि जब भी अपन कंपैरिजन करते हैं, सूनर देन, ठीक है ना, तो यही होता है आपका सूनर देन, ना कि अर्लियर देन होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले तो अर्लियर देन तो आपका होगा नहीं, तो अर्लियर देन नहीं होगा, तो सबसे पहले तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे थर्ड वाला हो जाएगा कट, ठीक है। तो पहले तो आपका एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया कि जब भी अपन कंपैरिजन करते हैं तो सूनर देन आएगा आपका, ठीक है ना, कि लोगों के सोचने से पहले ही क्या हो गया, वो आपका कम हो गया, गायब हो गया। आगे देन, अब देन तीनों में है, सूनर के बाद में हमेशा आपका देन आता है, ठीक है ना। ये आपका एरर बनता है नॉर्मली प्री में। पीपल इमेजिन, पीपल इमेजिन्ड, पीपल इमेजिन्ड, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, एक में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है और दो में आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। अब ऐसा क्यों, ये भी आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर अपन बात करें तो आपका यहाँ पे एक जनरल बात बोल रहा है इस समय कि लोगों के सोचने से पहले ही, ठीक है ना। तो अभी तक अगर ये पास्ट की बात करें, यहाँ पे वर्ब की आपकी क्या लगा दी, सेकंड फॉर्म लगा दी। तो सेकंड फॉर्म लगा दी है, इसका मतलब ये काम हो गया है आपका। लेकिन यहाँ पे तो विल लगा है, यानी कि ये काम अभी ऐसा होगा कि सप्लाई चेन और आपकी एकदम आसानी से मिल जाएगा, इन्फ्लेशन आपका गायब हो जाएगा। कब, जब लॉकडाउन आप हटाओगे। तो अभी तक हटाया नहीं है, पर यहाँ पे तो बोला है पास्ट की बात, यानी कि हमने तो, लोगों ने तो सोच लिया था। अब सोच लिया कैसे, तो यानी कि यहाँ पे ये तो नहीं आना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म तो आनी नहीं चाहिए, क्योंकि अपन बात तो किसकी कर रहे हैं, प्रेजेंट की कर रहे हैं ना पूरी। तो प्रेजेंट की कर रहे हैं, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दोनों नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, ओनली इमेजिन आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका ओनली वन बनेगा। तो किस में है आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है, और ये क्या है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद आप यहाँ पे समझे होंगे। तो देखिए कितने अच्छे से जब धीरे धीरे आप सारे कॉन्सेप्ट समझते जाओगे, तो एक तो आपकी जो अप्रोच है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी।
नॉलेज आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बस इन सेशन को आप कंटिन्यू देखिए, धीरे धीरे आपकी इंग्लिश है जो इम्प्रूव हो जाएगी। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 8। तो देखिए यहाँ पे अपने को क्या बोला है, हेल्थ आउटकम्स आर द रिजल्ट ऑफ एन इंटरेक्शन ऑफ फोर्सेस रेगिंग बिटवीन द लेवल ऑफ एक्सपर्ट्स ऑफ हेल्थ पर्सनल टू सिविक सेंस ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, उसके बाद में अपन देखते हैं इसमें एरर क्या है। तो सबसे पहले तो आपकी यहाँ पे बात की गई है कि जो हेल्थ आउटकम्स है आर द रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस, यानी कि जो हेल्थ आउटकम है, जो स्वास्थ्य के परिणाम हैं, स्वास्थ्य विशेषज्ञ यानी कि जो यहाँ पे हेल्थ के यहाँ पे पर्सनल है, ठीक है ना, जो क्या करते हैं विशेषज्ञ बोलते हैं अपन इसको, उनके स्तर से लेकर जनसंख्या की नागरिक भावना तक की शक्तियों के बीच परस्पर यहाँ पे क्या हुआ है, जो सिविक सेंस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है ना यहाँ पे। तो देखिए लेवल ऑफ एक्सपर्ट्स ऑफ हेल्थ पर्सनल यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जब भी अपन ये बात बोलते हैं तो आपका यहाँ पे जो हेल्थ पर्सनल का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, पर यहाँ पे तो पर्सनल लिखा हो। पर्सनल का मतलब तो क्या है, किसी का निजी, अपना, खुद का। तो हेल्थ पर्सनल होता है, ना कि हेल्थ पर्सनल होता है, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल तो मतलब तो होता है किसी खुद का, जिसके ऊपर आपका खुद का अधिकार। पर यहाँ पे आपका यहाँ पे पर्सनल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे किसी पर्सन की बात हो रही। और पर्सन के लिए आपका यहाँ पे पहले जो वर्ड यूज़ होता है वो आपका पर्सनल होता है, ना कि पर्सन होता है। तो सबसे पहले तो आपका जो वर्ड आएगा वो पर्सनल आएगा, ठीक है। तो पहले तो ये आपका क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ आपका पर्सनल है वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी तरह से आपका अब यहाँ पे देखो सब जगह क्या है, पर्सनल है, तो एकदम सही है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या आपका यहाँ पे हो सकता है। अब सबसे पहले आप यहाँ पे शुरू करते हैं अपन रेगिंग बिटवीन। अब यहाँ पे कहीं थ्रू आया, कहीं फ्रॉम आया है, बिटवीन आया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप देखोगे ये देखिए फिक्स प्रेपोजिशन है, जो सबसे आपके मान लो मतलब कि किस्मत का खेल है, क्योंकि कोई सीमा तो है नहीं इनकी। अगर आपको याद है तो आप कर पाओगे, नहीं याद है तो आप नहीं कर पाओगे, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और इनकी लिमिट भी नहीं है कि आप कितना याद कर पाओगे, तो ये फिर चांस का खेल आ जाता है। अब यहाँ पे देखो तो रेगिंग, ठीक है ना, अगर आप नॉर्मली यूज़ करते हो, मतलब कि रीड करते हो न्यूज़पेपर वगैरह, तो आपका जो रेजिंग है इसके साथ में क्या आता है, आपका फ्रॉम आता है, क्योंकि ये क्या है, किसी चीज़ का आपका यहाँ पे क्या करता है, पैरामीटर दिखाता है कि यहाँ से उठ के यहाँ तक जो लेवल है आपका अप डाउन होता है, रेज होता है, ऊपर नीचे होता है। तो इसके लिए क्या आता है, रेजिंग फ्रॉम, यानी कि किसी पॉइंट से होके कितना लेवल ऊपर नीचे हो रहा है, इसके लिए क्या होता है, रेजिंग फ्रॉम होता है। तो पहले तो इसके साथ में फ्रॉम आना चाहिए, तो बिटवीन के कारण भी आपका गलत हो गया। अब फ्रॉम आएगा तो बिटवीन नहीं आएगा, ना ही थ्रू आएगा। तो पहले तो दो ऑप्शन आपके क्या हो गए, यहीं पे कट हो गए। अब यहाँ पे देखो अपन आगे चेक करते हैं द लेवल ऑफ एक्सपर्ट या एक्सपर्टाइज। अब यहाँ पे दो वर्ड आए हैं, एक्सपर्ट और एक्सपर्टाइज। अब यहाँ पे देखिए एक्सपर्ट का तो मतलब आपको पता ही है, किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। पर क्या आपको यहाँ पे नाउन की ज़रूरत है। अब लेवल किसका, किसी आदमी का लेवल पूछ रहा है, या फिर ये लेवल पूछ रहा है किसी एक्सपर्ट का, पर्सनल का लेवल पूछ रहा है। तो पहले तो एक्सपर्ट का मतलब तो क्या होता है, जो कोई आदमी अपने काम में क्या होता है, आपका निपुण होता है, परफेक्ट होता है, एक्सपर्ट होता है उसको। और एक्सपर्टाइज का मतलब होता है किसी की स्किल के बारे में बात की जाती है। तो किसी पर्सन का बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाना, स्किलफुल हो जाना, क्या हो जाना, स्किलफुलनेस हो जाना, यानी कि अपने काम में क्या हो जाना, स्पेशल नॉलेज होना उसको, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट ऑफ हेल्थ पर्सनल, तो कोई भी एक्सपर्ट होगा यानी कि वो अपने काम में क्या होगा, स्किलफुल होगा, ठीक है ना। तो कोई भी आपका एक्सपर्ट होगा वो अपने काम में क्या होगा, हेल्थ पर्सनल अपने काम में एक्सपर्ट होगा, स्किलफुल होगा। तो यहाँ पे देखिए पर्सनल तो अपने को दे रखा है, यानी कि नाउन तो नहीं चाहिए अपने को, ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, आपका एक्सपर्टाइज आना चाहिए। और एक्सपर्टाइज है तो इसके लिए एक्सपर्ट तो आएगा नहीं आपका, इस कारण आपका यहाँ पे क्या बनेगा, थर्ड बनेगा। और ओनली थर्ड किस में है, आपका यहाँ पे सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो क्या हो गया, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 9। तो देखिए मैं क्या बोला है आपको यहाँ पे,
द ऑब्जेक्टिव फॉर कंटेम्प्ट इज स्टेटेड टू बी safeguard the interest of the public if the authority of the court is extolled and public confidence in the administration of law is weakened or eroded। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपन समझते हैं कि बात क्या की गई है आपकी, फिर उसके बाद में है जो अपन यहाँ पे देखेंगे मिस्टेक इसमें कहाँ है आपकी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बोला है आपका कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंटेम्प्ट, तो ये जो कंटेम्प्ट है इसका ऑब्जेक्टिव मकसद क्या है, स्टेटेड टू बी सेफगार्ड, सेफगार्ड का मतलब क्या होता है, सुरक्षित रखना, इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक यानी कि लोगों का विश्वास है, लोगों का हित है, उनका क्या करना, रक्षा करना, सेफगार्ड करना, ये आपका कंटेम्प्ट ऑब्जेक्टिव है इस कंटेम्प्ट का। इफ़ अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट इज़ एक्सटोल्ड, अब एक्सटोल्ड का मतलब क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको, अगर आपने वॉकअप के सेशन देखे तो मैंने आपको बताया था, मैंने इसको आपको याद करवाया था एक्स्ट्रा टॉल। तो जो लोग भी एक्स्ट्रा टॉल होते हैं लोग उनकी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। तो एक्सटॉल का मतलब क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना, तारीफ़ करना, ठीक है ना, किसी की प्रशंसा करना, तारीफ़ करना तो ये मतलब होता है एक्सटॉल का। यानी कि यहाँ पे आपको बोला है कि जो यहाँ पे कोर्ट है, तो कोर्ट के जो यहाँ पे अथॉरिटी है उसने क्या की प्रशंसा की जाती है और कानूनों के प्रशासन में जनता का विश्वास कमज़ोर या नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए वीकेंड और इरोडेड यानी कि कमज़ोर होना या नष्ट होना। अब यहाँ पे तो कमज़ोर या नष्ट होने की बात की जा रही है। अब क्या कमज़ोर और नष्ट होगा, तो आप उस काम की जो अपने जज है वो उसकी क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे, उसकी तारीफ़ करेंगे। तारीफ़ तो होनी नहीं चाहिए, तो जब तारीफ़ नहीं होगी तो इसका मतलब ये वर्ड क्या हो गया आपका, गलत हो गया। और जहाँ ये भी एक्सटोल्ड है तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब डेनिग्रेटेड, ठीक है ना, या डेप्रिशिएटेड, अब इनका मतलब क्या होता है, सेम होता है, और इनका मतलब होता है किसी की बुराई करना, निंदा करना, ठीक है ना, बुराई करना, निंदा करना, ये इनके मतलब होते हैं। तो ये तीनों आपके क्या है, सेम है। अब आगे यहाँ पे देखते हैं क्या हो सकता है आपका, तो देखिए एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस, तो यहाँ पे भी क्या है आपका, पब्लिक कॉन्फिडेंस है, इसको मैं कट कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, तो इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। अब यहाँ पे देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ या जस्टिस। अब यहाँ पे देखिए जो भी आपका जो अथॉरिटी है, कोर्ट आपको क्या देता है, जस्टिस देता है या कानून देता है। कोर्ट तो है जो अपने को क्या देता है, न्याय देता है, जस्टिस देता है, ना कि अपने को क्या देता, कानून देता है, ठीक है ना। तो लोगों का न्याय के ऊपर भरोसा बना रहे, उसको मजबूत करना है, ठीक है ना, ये बात की जा रही है। तो यहाँ पे कोर्ट कभी भी आपको कानून नहीं देता है, कानून तो कौन देता है, अपना संविधान देता है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे लॉ नहीं आके क्या आएगा आपका, यहाँ पे जस्टिस आएगा। तो जस्टिस है जो, यानी कि लोगों का जो भरोसा है वो कमज़ोर हो जाएगा, किसके ऊपर, न्याय के ऊपर। तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये जस्टिस होगा, ना कि लॉ होगा। तो क्वेश्चन में भी लॉ है, यहाँ पे भी लॉ है, यहाँ पे भी लॉ है, तो ये कट गए। तो सिर्फ क्या बचा आपका, सेकंड वाला ही बचा। तो सेकंड वाला ही बचा है, तो कहाँ है आपका ओनली सेकंड, तो ओनली सेकंड है आपका यहाँ पे डी में। तो ऑप्शन नंबर डी है जो क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको, यहाँ पे इन द 20वीं सेंचुरी, अब 20वीं शताब्दी में द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, लिबरल एजुकेशन एंड द प्रोसेस ऑफ डिकोलोनाइजेशन offered universities an opportunity to revise the curriculum and the benefit and to define new goals, ठीक है ना। अब 20वीं शताब्दी में यहाँ पे क्या बोला है आपको, यहाँ पे ग्रोथ है किसकी, नेशनलिज्म की, यानी कि यहाँ पे जो ग्रोथ है नेशनलिज्म की, लिबरल एजुकेशन यानी कि यहाँ पे आपकी उदार शिक्षा की, लिबरल, और जो प्रोसेस है आपका डिकोलोनाइजेशन यानी कि यहाँ पे क्या करना, उपनिवेशवाद, ये सारे आपके कौन से वो लीगल टर्म्स है आपकी, जो हिस्ट्री ये पॉलिटिकल वाले, ठीक है ना, उनसे टर्म है आपके, तो इनको आप देख लेना। तो ये कॉलोनाइज टर्म है, ये ऑफर करता है यूनिवर्सिटीज़ को एक अपॉर्चुनिटी, ताकि टू रिवाइज का मतलब क्या होता है, फिर से उसको देखे, उसको जांचे, जो कैरिकुलम है, और क्या करे, डिफाइन करे नए गोल्स को। तो ये इसका मतलब था। अब यहाँ पे देखते हैं अपन, सबसे पहले तो यहाँ पे ऑफर करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ऑफर करना, अर्ज करना और अर्ज करना, दो मतलब दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इनको देखते हैं। तो आपको पता ही है यहाँ पे ऑफर करना है,
तो यहाँ पे कॉलोनाइजेशन ऑफर यूनिवर्सिटीज़ एन अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटी को ऑफर किया जाता है कि मैं आपको ये क्या करता हूँ, अपॉर्चुनिटी देता हूँ, तो मैं ऑफ़र करूँगा, मैं आपसे भीख थोड़ी मांगूंगा कि प्लीज़ ये अपॉर्चुनिटी ले लो, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी को क्या करते हैं, ऑफ़र करते हैं, ना कि उसके लिए प्रार्थना करते। तो पहले तो ऑफ़र अपने को दे रखा सही है, एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। तो ऑफर यूनिवर्सिटीज़ थ्रू एन अपॉर्चुनिटी, थ्रू नहीं होता है, ठीक है ना, यहाँ पे आपको प्रेपोजिशन नहीं चाहिए। तो ऑफर यूनिवर्सिटी एन अपॉर्चुनिटी, ताकि वो रिवाइज करे कैरिकुलम को और डिफाइन करे नए गोल्स। तो यानी कि ये सारे आपके गलत हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो दे रखा वही सही है अपना, और जब जो दे रखा सही है तो इसका मतलब क्या करना है, आपको ऑप्शन नंबर ई लगाना है। ये क्या हो गया, आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये था आपका पार्ट नंबर फर्स्ट, जो आपके 10 क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको इन समझ में आया होगा किस तरह से करना है, और यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब अपन मूव करते हैं जो पार्ट नंबर आपका सेकंड है, यानी कि पीछे के 10 क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला है अपने को। तो जो भी आपके क्वेश्चन है 11 से 20 तक, तो उनमें क्या बोला है कि ए स्टेटमेंट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट लेबल्ड ए बी सी डी एंड पी। तो आपको एक स्टेटमेंट के 5 पार्ट दे रखे हैं, ये उनके नाम है, और पार्ट पी है जो हाईलाइटेड है आपका बोल्ड में, वो क्या है, आपका करेक्ट है, यानी कि उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। आउट ऑफ द रेस्ट, अब बाकी बचे हुए जो आपके पार्ट है कौन से, ए बी सी डी, ओनली वन पार्ट इज़ एरर फ्री। यानी कि यहाँ पे बोला है आपको कि इन 4 में से 3 पार्ट में आपका एरर, सिर्फ एक पार्ट है जो आपका क्या है, सही है, एरर फ्री है। आपको वही करना है, उस पार्ट को मार्क करना है जिसमें एरर नहीं है। यानी कि जो आपका यहाँ पे अलग अलग पार्ट है उसमें जिसमें एरर नहीं है उसको आपको यहाँ पे क्या करना है, करेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको उल्टा दे दिया है। अपन हर बार क्या करते हैं, एरर फाइंड करते हैं, इस बार आपको एरर फ्री सेंटेंस है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे इफ़ ऑल पार्ट एक्सेप्ट द बोल्ड वन हैव एरर्स, मार्क ऑल द एरर एज द आंसर। अगर इन चारों पार्ट में एरर है, तो चारों पार्ट में एरर है तो आपको ई ऑप्शन है जो मार्क करना है, क्योंकि ये जो पी पार्ट है ये तो आपका एररलेस ही है। तो इसको छोड़ के अगर सब में पार्ट में आप में एरर है तो यहाँ पे आपको ई मार्क करना है। तो ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना है, ये भी इनके लेवल भी आपके बहुत ही अच्छे हैं क्वेश्चन के। तो यहाँ पे ध्यान से समझना है, आपको देखना है। यहाँ पे सबसे पहले देखें, यहाँ पे बात करते हैं अपन मिस्टर कुक्स एप्पल, मैनी फॉर्मर senior Apple executive says it is a corporate clauses pursuing growth by building an empire of products and service around his prestigious revolutionary invitations। ठीक है, अब यहाँ पे पहले इसका अपन धीरे धीरे मतलब समझते हैं, उसके बाद में देखते हैं यहाँ पे कि आपका क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है कि जो मिस्टर कुक की एप्पल है आपकी, ठीक है ना, ये टिम कुक की है एप्पल, आपको पता ही होगा। तो एप्पल के जो कई पहले के जो आपके वरिष्ठ अधिकारी, यानी कि जो सीनियर एप्पल एग्जीक्यूटिव है, उन्होंने क्या कहा है कि इट इज़ ए कॉर्पोरेट क्लॉज, यानी कि ये क्या है, एक कॉर्पोरेट दिग्गज है, ठीक है ना, यानी कि कॉर्पोरेट के मामले में एक बहुत ही बड़ा नाम है यहाँ पे, परस्यूइंग ग्रोथ बाय, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या बोला, जो अपने पूर्ववर्ती के जो क्रांतिकारी आविष्कार है उनके इर्द गिर्द उत्पादों और सेवाओं का उन्होंने क्या कर दिया, एम्पायर खड़ा कर दिया है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, अराउंड हिज प्रीसियस रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या क्या है, विकास करने की कोशिश की है, ठीक है ना, यानी कि परस्यू किया है यहाँ पे ग्रोथ करने का, क्या बना के एक एम्पायर बनाया किसका, प्रोडक्ट और सर्विस का, अपने चारों ओर। आगे क्या बोला है, प्रीसियस रेवोल्यूशनरी इन्वेंशंस, ठीक है। आगे इट्स सक्सेस इज वोइंग customers in China has helped sales soar while its drive for efficiency has kept cost under control। अब आगे आपको बोला है कि जो चाइना में जो कस्टमर्स हैं उनको लुभाने में इनकी सफलता ने बिक्री को बढ़ाने में मदद की है। यानी कि जो चाइना के लोग हैं वो भी है जो एप्पल से आपके क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो भी इसके क्या बन रहे हैं, कस्टमर बन रहे हैं, जिससे इनकी सेल्स क्या है और ज़्यादा आपकी बढ़ रही है। जबकि इसका जो आपका यहाँ पे आपको बोला है कि इसका जो कस्टमर्स है, ठीक है ना, उसका जो रेवेन्यू है आपका, उसके लिए किए गए प्रयास को, लागत को नियंत्रण में रखा, यानी कि इसके कॉस्ट की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है ना।
तो कॉस्ट है जो क्या रखी है इन्होंने, अंडर कंट्रोल रखी है। यहाँ पे ये बोला है इन चाइना एप्पल सेज इट रिमेन्स कंट्रोल ओवर सेंसिटिव इनक्रप्शन कीज डेट प्रोटेक्ट यूजर डाटा। अब एप्पल का क्या कहना है कि जो चाइना में यह संवेदनशील, ठीक है ना, जो बहुत ही आपके सेंसिटिव इनक्रिप्शन होते हैं उन कुंजियों पर क्या करते हैं, जो उन कीज़ हैं उनके ऊपर ये क्या करेगा, नियंत्रण रखता है, जो कि उसको यूज़ करते हैं यूज़र्स हैं उनके जो डाटा है उसकी क्या करता है, सुरक्षा करता है। यानी कि डाटा को आपका है जो कोई भी लीक नहीं कर सकता, फ़ोन हैक नहीं कर सकता। तो ये बात आपकी यहाँ पे बोली गई है। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो आपका पी पार्ट है, यानी कि ये तो आपका करेक्ट है, इसको तो देखना ही नहीं है अपने को। अब अपन शुरू से देखते हैं कि ए बी सी डी में क्या क्या आपके एरर है। शुरू करते हैं यहाँ से, और कौन है जो आपका एरर फ्री है। सबसे पहले एक यहाँ पे एक ही बात करते हैं। तो मिस्टर कुक्स एप्पल में फॉर्मर सीनियर एप्पल एग्जीक्यूटिव सेज इट इज़ ए कॉर्पोरेट क्लोजर। अब यहाँ पे देखिए, तो अगर यहाँ पे अपन बात करें तो पहले तो इट इज़ ए कॉर्पोरेट क्लोजर, सबसे पहले बात किसकी की गई है, यहाँ पे मिस्टर कुक्स के एप्पल की बात की गई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे उनकी बात की गई है, तो देखिए ये तो है आपका सब्जेक्ट। अब इसकी वर्ब कहाँ है, तो इसकी वर्ब बैठी है ये यहाँ पे इज़ ए कॉर्पोरेट क्लोजर। यहाँ पे देखिए ये बीच का अगर आप छोड़ दो, ये अगर आप यहाँ पे छोड़ दो तो सीधा सेंटेंस क्या बनेगा आपका, मिस्टर कुक्स एप्पल इज़ ए कॉर्पोरेट क्लोजर, यही है। तो यानी ये इट तो अपने को चाहिए ही नहीं ना, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है हर सब्जेक्ट की वर्ब होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो वर्ब है किसकी है, मिस्टर कुक्स एप्पल, इनकी है, ना कि इट की है। तो इट है जो यहाँ पे आपकी इट की नीड नहीं है, इसके लिए यहाँ पे ए वाले में क्या होगी, मिस्टेक होगी, क्योंकि इट अपने को नहीं चाहिए। तो ए वाला है जो आपका क्या है, उसमें एरर है, तो ए वाला आपका आंसर नहीं होगा। आगे देखते हैं अपन यहाँ पे, परस्यूइंग ग्रोथ बाय बिल्डिंग an empire of products and services around his prestigious revolutionary inventions। तो अगर बी में आप ध्यान से देखोगे तो बी में आपका कोई भी एरर नहीं है, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा आपका बी। अब यहाँ पे आगे देखते हैं अपन सी में क्या एरर है वो भी समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला इट्स सक्सेस इज वोइंग कस्टमर्स इन चाइना हैज़ हेल्प्ड सेल्स सोर। अब यहाँ पे अगर देखें अपन तो इट्स सक्सेस इज़ वोइंग, अब यहाँ पे देखें तो इट्स है, तो इट्स की ये वर्ब आ गई, क्या आ गई, सक्सेस, ठीक है ना। तो उनकी सक्सेस की बात की जा रही है आपकी यहाँ पे। तो अब यहाँ पे इज़ है जो आपका इननेसेसरी है, इज़ नहीं आना चाहिए। तो इट्स सक्सेस इन वोइंग कस्टमर्स इन चाइना, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आना चाहिए, इन आना चाहिए। यहाँ पे सी में इसकी जगह क्या आना चाहिए, इन आना चाहिए। तो सक्सेस इन वोइंग, किस में सक्सेस की बात कर रहा है, तो सक्सेस कर रहा है यहाँ पे कि कस्टमर को क्या कर रहा है, चाइना में अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, वोइंग कस्टमर्स। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इट्स सक्सेस इन वोइंग कस्टमर्स, ये आना चाहिए आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सी में भी ये एरर है। अब यहाँ पे डी में बात करते हैं कि डी में क्या है आपका। तो यहाँ पे देखिए डी में वाइल इट्स ड्राइव फॉर एफिकेसी हैज़ केप्ट कॉस्ट अंडर कंट्रोल। अब देखिए यहाँ पे पहले तो वर्ड क्या है आपका, एफिकेसी है। पहले इसको समझते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो एफिकेसी का मतलब होता है कि कैपेसिटी और पावर को क्या करना, प्रोड्यूस करना, यानी कि कोई भी आपकी कैपेसिटी है, यानी कि जितनी कैपेसिटी है किसी भी कंपनी की या कोई भी पावर है उसको क्या करना, प्रोड्यूस करना, बनाना। और दूसरा आपका एक वर्ड होता है जिसको अपन बोलते हैं एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, तो एफिशिएंसी का मतलब होता है यहाँ पे कि किसी की एबिलिटी होना ताकि वो ऑब्टेन कर सके बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट विथ मिनिमम वेस्ट। यानी कि एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कोई भी काम है जो आपके पास में जो सोर्सेस है उनका कम से कम वेस्ट करके अच्छे से अच्छा रिजल्ट पाओ, उसी को क्या बोलते हैं अपन, एफिशिएंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका एफिकेसी नहीं आएगा और एफिशिएंसी आएगा कि एफिशिएंसी हैज़ केप्ट अंडर कंट्रोल, ठीक है ना। यानी कि जो उसको बनाने में जो वेटेरियल वेस्ट एकदम कम करेंगे ताकि उसकी कॉस्ट क्या हो, कंट्रोल के अंदर हो, ना कि यहाँ पे बोला है कि कैपेसिटी और पावर को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये डी में भी क्या आ गया आपका एरर। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, एकदम करेक्ट रहेगा।
तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा पैटर्न करना कैसे हैं। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 12। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको, तो पहले अपन इसको रीड कर देते हैं, उसके बाद में देखते हैं। तो देखिए, ऑन ट्यूसडे द वर्ल्ड बैंक halted its annual publishing doing business report as it has detected irregularities of data for a few countries। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो जो आपका बात किया जा रहा है कि जो ट्यूसडे को है, जो वर्ल्ड बैंक है उसने अपनी यहाँ पे जो एनुअल पब्लिशिंग यानी कि जो वार्षिक प्रकाशन हर साल कोई ना कोई निकालता है, यहाँ पे रिपोर्टें वगैरह निकलती है, बहुत कुछ निकलता है डाटा आपका। तो जो एनुअल पब्लिशिंग है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, तो ये रिपोर्ट है आपकी हर साल निकलती है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। तो इसी के बारे में बोला है, वो क्या कर दी, हॉल्ट का मतलब रोक दी है। हॉल्ट का मतलब क्या होता है, रोक देना किसी चीज़ को। तो इसने अपनी ये जो रिपोर्ट है क्या कर दी, रोक दी है। एज इट हैज़ डिटेक्ट इरेगुलरिटीज ऑफ डाटा फॉर ए फ्यू कंट्रीज। अब क्यों रोकी है, क्योंकि अब ये जो रिपोर्ट निकालता है ये आपके इसके जो मेंबर होते हैं इसके वर्ल्ड बैंक के, तो वो क्या करते हैं, अपना अपना डाटा देते हैं। तो उसके हिसाब से ये रिपोर्ट निकालता था। आप नॉर्मली अगर करंट अफेयर पढ़ते हो तो उसमें आपकी जो रिपोर्ट्स वगैरह आती है कि इतने देशों का डाटा लिया है, इसमें ये टॉप है, ये लोवेस्ट है, तो वही आता है। तो जब कोई देश अपना डाटा ही नहीं देंगे तो वो रिपोर्ट निकालेगा कैसे। तो इसको रोकने का कारण था कि आपका डिटेक्ट इरेगुलरिटीज़, यानी कि यहाँ पे लगातार है जो कुछ कंपनियाँ हैं, कुछ कंट्रीज़ हैं, वो अपना डाटा नहीं दे रही थी। इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने इसको क्या कर दिया, रोक दिया है रिपोर्ट को। ए वर्ल्ड बैंक प्रेस रिलीज ऑफ अगस्त 27 सेड। तो वर्ल्ड बैंक की जो प्रेस हुई थी, यानी कि एक यहाँ पे मीडिया के सामने बात हुई थी, तो उसमें 27 अगस्त को हुई थी। तो उसमें उन्होंने रिलीज़ किया था, यानी कि बोला था वहाँ पे द इंटीग्रिटी एंड impartiality of data and analysis is paramount and so we are immediately taking to follow actions। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो हमारा डेटा और जो यहाँ पे विश्लेषण यानी कि एनालिसिस है उसकी यहाँ पे आपका क्या बोला है, निष्पक्षता वो क्या है, सर्वोपरि है। यानी कि हम उसमें किसी तरह का हेरफेर नहीं करते हैं। इंटीग्रिटी और हमारा जो इम्पार्शियलिटी है, ठीक है ना। तो जो हमारी अखंडता है और जो निष्पक्षता है, हम पार्शियल किसी के साथ में भेदभाव नहीं करते हैं, वो क्या है, सर्वोपरि यानी कि सबसे ऊपर है। ठीक है ना। आगे क्या बोला है, इसलिए हम तुरंत ये जो आपके नीचे दी गई है निम्न कार्रवाई कर रहे हैं। अब क्या कार्रवाई कर रहे हैं, हम क्या एक्शन ले रहे हैं यहाँ पे, वी आर कंडक्टिंग थ्रू ए सिस्टमैटिक रिव्यू एंड assessment of data changes that occurred subsequent to the institutional data review process for the last 5 doing business report। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है, अब देखो उन्होंने क्या एक्शन लिया है कि हम पिछले 5 साल के जो डूइंग बिजनेस रिपोर्टों के लिए जो संस्थागत आपका यहाँ पे जो डेटा प्रक्रिया के बाद में हुए डेटा परिवर्तनों की जो व्यवस्थित यहाँ पे आपकी एनालिसिस है, रिव्यू है, ठीक है ना, और मूल्यांकन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। तो ये उन्होंने बोला था कि हम ये वाला काम करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं अपन क्या आपका एरर हो सकता है, ठीक है ना। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे आपका जो भी बात हो रही है किसकी हो रही है, तो ध्यान से समझेंगे अपन। तो अगर यहाँ पे आप ए में ध्यान से देखो तो क्या मिस्टेक हो सकती है आपकी, देखते हैं अपन इसको। ऑन थर्सडे द वर्ल्ड बैंक halted इट्स एनुअल पब्लिशिंग। अब देखिए यहाँ पे तो एनुअल पब्लिशिंग आपका यहाँ पे करेक्ट नहीं होता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, ठीक है ना। पब्लिशिंग आपकी क्या है, वर्ब है। तो एनुअल पब्लिशिंग यानी कि यहाँ पे अपने को एनुअल तो क्या है, एडजेक्टिव है। पब्लिशिंग यहाँ पे क्या चाहिए, अपने को नाउन चाहिए, पर ये तो क्या वर्ब है, तो पहले तो ये नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे आपके क्या करेक्शन हो सकते हैं, या तो आप यहाँ पे पब्लिकेशन करो, एनुअल पब्लिकेशन यानी कि जो हर साल आपकी निकाली जाती है उसको। तो पब्लिकेशन पीछे ION आया यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका नाउन आ जाएगा, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो पब्लिशिंग ऑफ। तो पब्लिशिंग ऑफ कर दोगे आप तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट में आपका एरर आ गया है, किसका आ गया है, यहाँ पे पब्लिशिंग का आ गया है।
अब यहाँ पे बी को देखते हैं अपन। यहाँ पे बी में क्या होगा आपका, एज इट हैज़ डिटेक्टेड इरेगुलरिटीज ऑफ डाटा फॉर ए फ्यू कंट्रीज। अब यहाँ पे देखिए, अब बात बोली गई है आपकी यहाँ पे कि देखिए ये जो रिपोर्ट है ये तो हो गई है आपकी यहाँ पे पहले, तभी तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हॉल्टेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो भी चल रहा है आपका किस में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है। अब कोई रिपोर्ट आपकी मीटिंग हो गई है उसके बाद में है जो आपको बताया जा रहा है, और आपको क्या दे रखा, पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है। तो कभी भी पॉइंट ऑफ टाइम देता है तो आपको मैंने बहुत बार बताया है, आपको पास्ट सिंपल टेंस काम में लेना है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में लेनी है। तो यहाँ पे आपका दे रखा है हैज़ डिटेक्टेड, तो हैज़ तो आपका क्या है, प्रेजेंट टेंस है, तो इसके लिए अपने को हैज़ तो नहीं चाहिए, ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। तो हैज़ आपका नहीं आएगा यहाँ पे, ओनली क्या आएगा, डिटेक्टेड आएगा, क्योंकि सेंटेंस आपका जो चल रहा है पास्ट में, पास्ट की बात की जा रही है। तो बी में भी आपकी क्या आ गई, मिस्टेक आ गई। आगे देखिए, द इंटीग्रिटी एंड impartiality of our data and analysis is paramount। अब यहाँ पे देखिए आपको बोला है कि जो इंटीग्रिटी और इम्पार्शियलिटी है किसके, हमारे डाटा की। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आप तो बोलोगे यहाँ पे बीच में एंड लगा है, ठीक है, तो यहाँ पे इज़ कैसे आया है, ये मिस्टेक है। तो ध्यान से देखिए आप, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है, अगर सिर्फ एक आगे द लगा है और बीच में एंड लगा है और पीछे आपका ये कुछ नहीं है, ठीक है ना, तो सिर्फ एक जगह आपका आर्टिकल लगा है तो यानी कि वो क्या होता है, सिंगल होता है, किसी एक की ही बात की जाती है, दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। लेकिन जब यहाँ पे भी द आ जाएगा तो इसका मतलब दोनों क्या होंगे, अलग अलग बात करेंगे, तब आपका जाके वो प्लूरल होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ठीक है ना। जैसे आपको एग्जाम्पल भी दिया था यहाँ पे कि द टीचर एंड राइटर, तो इसका मतलब है कि जो पर्सन की बात कर रहा है वो टीचर भी है और वो राइटर भी है, तो यानी कि पर्सन कितने हैं यहाँ पे, एक है, तो ये क्या होगा आपका, सिंगुलर होगा। लेकिन यहाँ पे बोल दिया द टीचर एंड द राइटर, तो इसका मतलब एक टीचर है पर्सन और एक आपका पर्सन राइटर है, यानी कि दो पर्सन की बात हो रही है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आपका कोई भी मिस्टेक नहीं है, किसमें, सी में। तो पहले तो आंसर क्या हो गया आपका, सी। अब डी में देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे, वी आर कंडक्टिंग थ्रू ए सिस्टमेटिक रिव्यू एंड असेसमेंट ऑफ डाटा चेंजेस। अब यहाँ पे देखिए, थ्रू का मतलब तो क्या होता है, किसी के द्वारा करना। तो यहाँ पे हम कंडक्ट कर रहे हैं किसी के द्वारा एक सिस्टमेटिक रिव्यू, यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता, किसके द्वारा नहीं कर रहे, तो यहाँ पे द्वारा नहीं आएगा, थ्रू नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका थ्रू आउट, ठीक है ना। तो ये आएगा आपका। तो इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे करना वी आर कंडक्टिंग ए थ्रॉग, ठीक है ना। क्या आएगा यहाँ पे, थ्रॉग आएगा, THOROUGH। अब इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका अच्छी तरह या संपूर्ण, कंप्लीट, पूरा, संपूर्ण। तो संपूर्ण बोल दो या अच्छी तरह। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या बोला है कि हमने कंडक्ट किया है एक बहुत ही अच्छी तरीके का और सिस्टमेटिक रिव्यू असेसमेंट ऑफ डाटा चेंजेस का। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या होगी, ये आपका वर्ड नहीं आएगा और यहाँ पे ये वाला वर्ड आएगा। इसका मतलब होता है संपूर्ण, कंप्लीट या अच्छी तरीके से। हमने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे क्या किया है, ये जो डाटा कलेक्ट किया है। तो यहाँ पे डी में भी क्या आ गई, मिस्टेक आ गई। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 13। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको क्वेश्चन नंबर 13 में, सो द डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फिजिकल ईयर। यानी कि यहाँ पे जो डिक्लाइन हुई, कमी हुई है इकोनॉमिक की एक्टिविटी में, जो पहला क्वार्टर है आपका जो भी करंट चल रहा है फिजिकल ईयर का, व्हेन द नेशन इज अंडर लॉकडाउन, जब क्या था, पूरा देश आपका लॉकडाउन के अंदर था, हैज़ टर्न्ड आउट टू बी नियरली 24%। तो ये जो आपका डिक्लाइन है ये लगभग कितना हो गया था आपका, 24% के आसपास हो गया था। दिस इज़ बैड, ये बहुत ही क्या है, पूरा है। एंड सेट्स द स्टेज फॉर द सिमेट्रिकली फास्ट राइज इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022, ठीक है ना। और उसने एक स्टेज यहाँ पे सेट कर दिया था जो बहुत ही तेज़ी से आपका क्या हो रहा था, फास्ट राइज, बहुत ही तेज़ी से उठ रहा था। जो पहला क्वार्टर था 21-22 का,
उसमें देखिए बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी, और यहाँ पे आके आपकी लगभग इतनी ज़्यादा क्या होगी, कमी हो गई है 24% के आसपास। ये क्या है आपका यहाँ पे, ये बहुत ही ज़्यादा आपका क्या है, बुरी बात है यहाँ पे। अनदर समवॉट reassuring piece of information that can be gleaned from the data released by the National Statistic Office on Monday is that economic wise change in price was negative compared to the sprout in the consumer प्राइस इंडेक्स फॉर ऑफ 6.6%। तो यहाँ पे देखिए और आगे क्या बोला है आपको, आगे बोला है यहाँ पे कि जो आपका यहाँ पे नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, ठीक है ना, उसके द्वारा यहाँ पे जो मंडे को जारी किए गए डेटा से एक और कुछ हद तक आश्वस्त करने वाली यहाँ पे क्या होती है, जानकारी है कि कीमतों में अर्थव्यवस्था के हिसाब से बदलाव क्या है आपका, नेगेटिव है, ठीक है ना, क्या है, नेगेटिव है। जबकि जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है यहाँ पे, ठीक है ना, जबकि यहाँ पे क्या है, जो प्राइस यहाँ पे आपका बता रहा है, जो प्राइस है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है ना, जो सीपीआई है वो आपका 6.6% की उछाल पर आई थी, ठीक है ना। तो ये बोला है। अब देखिए यहाँ पे जनरली एक क्वेश्चन बनता है कि आपका जो सीपीआई है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, तो पहले तो इसका डाटा भी पूछता है सीपीआई डब्ल्यूपीआई, ठीक है ना, यहाँ पे कितना कितना रहा किस मंथ में, पहले तो ये क्वेश्चन पूछता है आपका, जीके की बात कर रहा हूँ। दूसरा है कि सीपीआई है जो ये डाटा कौन निकालता है, ये आपका एनएसओ निकालता है, तो मॉस पे आपका मंत्रालय है उसके अंडर में आपका एनएसओ निकालता है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आता है आपका। फिर ये भी पूछता है डब्ल्यूपीआई कौन निकालता है, तो ये सारी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये अपन ने समझ लिया। अब यहाँ पे देखते हैं अपन क्या क्या एरर हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे So the decline in economic activity in the first quarter of the current fiscal year when the nation is under lockdown, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कि अब ये आपका कोई भी डाटा आया है कि हमको इतना नुकसान हुआ है, इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, ये कब होता है, ये होता है कि जब कोई आपका टाइम पीरियड उसको अपन ऑब्जर्व करते हैं कि मैंने एक महीने देखा कि मेरे को नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ। अब वो अपन कब देखेंगे, जब वो एक महीना निकल जाएगा, उसका डाटा अपन लेके एनालाइज करेंगे तभी। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वार्टर में क्या हुआ है, यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। तो ये आपको कब पता चलेगा, ये पता चलेगा जब ये टाइम आपका चला जाएगा, उसके बाद में डाटा को आप क्या करोगे, एनालाइज करोगे। यानी कि ये जो बात हो रही पास्ट की हो रही है, पर यहाँ पे तो इज यानी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इसकी अपने को नीड नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा आपका, वॉज आएगा, क्या आएगा, वॉज आएगा, क्योंकि ये तो टाइम तो आपका चला गया, तो ये टाइम चला गया तभी उसका डाटा लेके अपन ने क्या किया है, यहाँ पे सर्वे किया है। तो ए में आपके क्या आ गई, मिस्टेक आ गई। अब बी देखो यहाँ पे, हैज टर्न आउट टू बी नियरली 24%, दिस इज बैड एंड सेट्स द स्टेज फॉर सिमेट्रिकली फास्ट राइज इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022। अब देखिए यहाँ पे तो बात की जा रही है राइज की, और यहाँ पे बोल रहे ये बहुत ही बुरा है, यानी कि यहाँ पे दो अलग अलग बातें की जा रही हैं। तो दो अलग अलग बातें करते हैं अपन। तो एंड तो आपका क्या है, सिमिलर कैटेगरी का है कनेक्टर, पर अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का। तो आपने यहाँ पे अगर क्लासेस नहीं देखी है तो यहाँ पे कम से कम 2 से 3 क्लासेस में अपन ने कनेक्टर के क्वेश्चन किए थे, तो आपने उनको मिस किया तो कंप्लीट कीजिए, मैंने पूरा समझा रखा है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का आएगा, यानी कि यहाँ पे ये मिस्टेक है, एंड नहीं आके यहाँ पे क्या आएगा, बट आएगा। तो ये आपकी मिस्टेक है। पी वाला आपका एकदम सही है, देखने का भी काम नहीं है। सी पे चलते हैं, फ्रॉम द डाटा रिलीज्ड बाय द एनएसओ। तो यहाँ पे देखिए कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि सेंटेंस भी छोटा है, आराम से पहचान सकते हो कि ये जो डाटा है किसने निकाला था, ये रिलीज़ किया गया था आपका। वर्ब की सेकंड फॉर्म एकदम सही चल रही है आपकी, यहाँ पे किसने निकाला था, एनएसओ ने निकाला था। तो पहले तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका सी हो गया, ठीक है ना। अब डी में देखते हैं यहाँ पे क्या आपकी प्रॉब्लम है। तो ध्यान से देखिए, ऑन मंडे is that the economic wise change in prices was negative, ठीक है ना। अब देखिए इकोनॉमी वाइज चेंज नहीं होता है आपका, यहाँ पे ये देखना है आपको, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक वाइड चेंज होगा। वाइड का मतलब क्या है, जो इकोनॉमी का बहुत बड़ा यहाँ पे बड़े तौर पे हम ने क्या देखा, चेंज देखा। तो वाइज नहीं होता है, यहाँ पे क्या होगा, इकोनॉमी वाइड होगा यहाँ पे,
ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे भी क्या आ गई, मिस्टेक आ गई, तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आपका 14। तो देखिए आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, समझते हैं। टू आइडियाज अपीयर टू डोमिनेट आवर पब्लिक डिस्कोर्स टुडे, यानी कि यहाँ पे आपकी बात की जा रही है कि जो ये दो आइडियाज़ आए हैं आपके, ठीक है ना, जो दो आइडिया आए हैं वो हमारे जो पब्लिक डिस्कोर्स है, आज का जो हमारा डिस्कोर्स का मतलब क्या होता है, जो बातचीत है, संवाद है, ठीक है ना, उसमें क्या कर रहा है, डोमिनेट टू पब्लिक डिस्कोर्स, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा, हावी हो रहा। डोमिनेट का मतलब क्या होता है, किसके ऊपर हावी होना। तो ये जो दो आइडिया है वो आज के हमारे इस डिस्कशन पे, इस संवाद पे क्या हो रहे हैं, हावी हो रहे हैं। अब उनमें से पहला क्या है, समवॉट इम्प्लिसिटली सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है ना। अब एक कुछ हद तक आपका क्या है यहाँ पे, सेल्फ इंटरेस्ट यानी कि खुद का स्वार्थ है, और दूसरा क्या है, फार मोर एक्सप्लिसिट नेशनल ग्लोरी, और दूसरा है आपका कहीं अधिक स्पष्ट जो नेशनल ग्लोरी यानी कि राष्ट्रीय गौरव के बारे में आपकी बात की गई है। यानी कि दो बातें हैं, एक तो खुद के इंटरेस्ट की और आपके एक नेशन के ग्लोरी की, सम्मान की। हाउ द परस्यूट ऑफ मटेरियल और कल्चरल सेल्फ इंटरेस्ट अफेक्ट्स अदर्स डज नॉट सीम टू बॉदर अस। तो यहाँ पे बोला है यहाँ पे कि जो आपका यहाँ पे भौतिक और सांस्कृतिक आपका यहाँ पे स्वार्थ की खोज है, दूसरों को कैसे प्रभावित करती है, यह हमें परेशान नहीं करता है, ठीक है ना। बॉदर करने का मतलब क्या होता है, परेशान करना। देयर इज लिटिल एक्नॉलेजमेंट ऑफ द परस्यूट ऑफ एग्रीड एंड नैरो सेल्फ इंटरेस्ट लीड्स टू सर्व इन एडुकेट्स। अब आगे बोला है आपको यहाँ पे कि लालच और जो आपका यहाँ पे स्वार्थ है उसकी खोज गंभीर असमानताओं को जन्म देता है। यहाँ पे इन इक्वलिटीज़ को, बहुत सीवर इनइक्वलिटीज़ को क्या देता है, यहाँ पे जन्म देता है। ऑल्सो मिसिंग इज टू थ्रो दैट द बर्डन ऑफ रियलाइजिंग नेशनल गोल्स सच एज डेवलपमेंट मस्ट बी शेयर्ड इक्वली टू ऑल। आगे क्या बोला आपको, आगे बोला है कि यह विचार भी आपका गायब है, मिसिंग है, कि जो विकास जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों को साकार करने का बोझ सभी पर समान रूप से साझा किया जाना चाहिए। किसी एक के ऊपर आपका बर्डन नहीं डालना चाहिए, सभी के ऊपर क्या है, बराबर जिम्मेदारी है देश के आपके यहाँ पे उस बोझ को उठाने की, शेयर करना चाहिए सबको बराबरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन देखते हैं इसमें क्या मिस्टेक है। तो देखिए आपके यहाँ पे टू आइडियाज़ अपीयर, अब देखिए दो आइडिया है यहाँ पे, तो अपीयर से नहीं आके अपीयर आएगा, ये सही है। टू डोमिनेट आवर पब्लिक डिस्कोर्स टुडे, वन। अब उनमें से एक क्या है, समवॉट इम्प्लिसिटली सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे आप देखो तो ए में अपने को कोई मिस्टेक नहीं दिख रही है, तो ए आपका क्या है, एकदम करेक्ट है। आगे देखते हैं बी में क्या है, द सेकंड फॉर मोर एक्सप्लिसिट नेशनल ग्लोरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अपन बात करते हैं कि जो नेशनल ग्लोरी है, अब मोर एक्सप्लिसिट है, तो एक्सप्लिसिट क्या है आपका यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे बात करें तो देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे इम्प्लिसिट, यहाँ पे देखिए पीछे एल वाई लगा है, ठीक है ना, तो एल वाई लगा है, तो यहाँ पे ये नॉर्मल कैसे आ गया, क्योंकि ये भी किसको कर रहा है, इसको डिफाइन कर रहा है, नेशनल ग्लोरी को। तो इसका मतलब है कि ये आपका यहाँ पे सही नहीं है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, अपने को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, एक्सप्लिसिटली, तो ये आना चाहिए था आपका यहाँ पे, क्योंकि इसको ये मॉडिफाई करेगा, ठीक है ना, नेशनल ग्लोरी को। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसलिए बी में आपका एरर बन गया है। अब आगे देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, अफेक्ट्स अदर डज नॉट सीम टू बॉदर अस, देयर इज लिटिल एक्नॉलेजमेंट ऑफ। अब यहाँ पे अगर अपन देखें सी में, तो सी में क्या हो सकता है आपका, तो सी में यहाँ का जो सेंटेंस है वो कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपका गलत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपका यहाँ पे आना चाहिए दिस इज लिटिल एक्नॉलेजमेंट। अब यहाँ पे ऑफ नहीं आना चाहिए क्योंकि कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि यहाँ से आपका अगली बात शुरू हो रही है, तो यहाँ पे ऑफ की जगह क्या आना चाहिए, डेट आना चाहिए, कि हमने एक्नॉलेज किया है, थोड़ा सा क्या किया है, तो ऑफ नहीं, यहाँ पे डेट आएगा, डेट द परस्यूट ऑफ ग्रीड एंड नैरो सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि जो लालच है और जो छोटी सोच है, खुद का स्वार्थ है, उसके बारे में। तो यहाँ पे सी में मिस्टेक आ गई, पी में कोई एरर नहीं है। आगे देखिए डी में, ऑल्सो मिसिंग
इज़ द थॉट डेट बर्डन ऑफ रियलाइजिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बात की गई है कि जो बर्डन है वो सबके द्वारा बराबर शेयर किया जाना चाहिए, यानी कि जो भार है सबको बराबर देना चाहिए, ठीक है ना। ऑफ रियलाइजिंग नेशनल गोल्स सच एज डेवलपमेंट मस्ट बी शेयर्ड इक्वली टू ऑल। अब देखिए, सबके द्वारा बराबर शेयर किया जाना चाहिए, तो उसके ऊपर थोपना नहीं है अपने को। यहाँ पे बोला है कि सबको बराबर अपने आप यहाँ पे क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका शेयर इक्वली टू नहीं आके यहाँ पे क्या आएगा, शेयर्ड इक्वली बाय ऑल, सबके द्वारा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, बाई आना चाहिए। बाई का मतलब होता है किसके द्वारा, तो किसके द्वारा, सभी के द्वारा, ऑल यहाँ पे। तो ये किस में आ गई, डी में मिस्टेक आ गई। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 15। तो देखिए, क्वेश्चन थोड़े आपके लोडेड है, समझने में दिमाग ज़्यादा जाएगा, तो आपको कॉन्सेंट्रेट और हिम्मत बना के रखनी है यहाँ पे, और बैठे रहना है, छोड़ना नहीं है बीच में। कुछ भी समझ में आए, थोड़ा बहुत भी आए, आपको समझना है, क्योंकि इसी तरह से आप सीखोगे। तो आगे देखिए आपको क्या बोला है, एज ए बिलियन इंडियंस वॉच हॉरर एज द पेंडेमिक स्वीप्स द लैंड। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे कि जो आपका यहाँ पे भारतीय महामारी को देश भर में फैलते हुए देख रहे थे, ठीक है ना। तो ए बिलियन इंडियंस, यानी कि 1 बिलियन इंडियंस है, ठीक है ना, जो इतने लोग हैं वो एक पेंडेमिक को पूरे देश में फैलते हुए क्या कर रहे थे, उस भय को फैलते हुए, उस डर को फैलते हुए, पेंडेमिक को देख रहे थे। मैनी लुक विथ एनवी टू कंट्रीज टू ईस्ट ऑफ अस वेयर द वेरियस ओरिजिनेटेड एंड वेस्ट ऑफ अस इन यूरोप। अब यहाँ पे आपको क्या बोला, कई लोग तो क्या कर रहे थे, यहाँ पे एनवी, एनवी का मतलब क्या होता है, जलन करना, ईर्ष्या करना। तो वो जलन से हमारे पूर्व में स्थित उन देशों की ओर देख रहे थे जहाँ से वायरस की उत्पत्ति हुई थी, और हमारे पश्चिम में यूरोप, जो कुछ महीनों पहले ही तबाह हो गए थे, ठीक है ना। जो यूरोप के बारे में, विच वर डेवास्टेटेड जस्ट ए फ्यू मंथ्स एगो, जो कुछ महीने पहले ही यूरोप क्या हो गया था, तबाह हो गया था, बट अपीयर टू बीट द बग एंड आर स्टार्टिंग टू रिपेयर देयर सोसाइटीज। तो अब वो तबाह हो गए थे, लेकिन अब वे इस महामारी से उबर चुके हैं और अपने यहाँ पे सोसाइटी को सुधारना शुरू कर रहे हैं। आगे देखिए, वी कैन ओनली ड्रॉ सम कंसल्टेशन फ्रॉम द फैक्ट दैट थैंकफुली वी आर नॉट अलोन इन आवर स्पेक्युलर फेलियर टू कंटेन द पेंडेमिक। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि हम केवल इस बात से कुछ सांत्वना प्राप्त कर सकते हैं कि शुक्र है हम महामारी को रोकने में अपनी शानदार विफलता में अकेले नहीं है, कि सिर्फ हमारा देश ही नहीं है जो महामारी को नहीं रोक पाया है, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने पेंडेमिक को रोका है, सभी विफल रहे हैं, सभी क्या हुए, फेल रहे हैं आपके। वी हैव ट्रम्प्स यूएस एंड बोल्सोनारोस ब्राज़ील टू गिव अस कंपनी। तो यहाँ पे बोला है कि हमारे साथ में, अब देखिए पेंडेमिक के टाइम कौन था, डोनाल्ड ट्रंप थे वहाँ के प्रेसिडेंट। तो जो ट्रंप का यूएस है, और ब्राज़ील के कौन थे आपके, बोल्सोनारो का ब्राज़ील भी है, जो हमारे साथ में क्या है, शामिल है इस फेलियर में। तो ये बात की गई है पेंडेमिक के टाइम की, जब फेलियर था उस टाइम में। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं अपन क्या क्या आपका यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, ए बिलियन इंडियंस वॉच हॉरर। अब देखिए वॉच हॉरर क्या कोई सेंस बनता है यहाँ पे, वॉच का मतलब देखना, हॉरर का मतलब भय, देखना भय। तो क्या ऐसा कोई आपका यहाँ पे बनता है, ठीक है ना। तो देखिए ये नहीं होता, हॉरर को अपन नहीं देखते हैं, भय के साथ में किसी चीज़ को देखते हैं, डर के साथ में किसी को देखना है। डर तो आपको यहाँ पे दिखता ही नहीं है, ठीक है ना, तो एक फीलिंग होती है। तो यहाँ पे वॉच हॉरर क्या है, आपका एरर है, यहाँ पे सेंस नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे लिखना चाहिए किसी चीज़ को देखेंगे डर के साथ में, तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉच विथ हॉरर आएगा आपका यहाँ पे। तो प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा, डर के साथ में हम क्या देख रहे थे, अपने देश को देख रहे थे कि कैसे किस तरह से जो पेंडेमिक आपका फैल रहा है। तो ए में आपका एरर है। अब बी में देखते हैं क्या है यहाँ पे। मैनी लुक विथ एनवी टू कंट्रीज टू ईस्ट ऑफ अस वेयर द वायरस ओरिजिनेटेड एंड द वेस्ट ऑफ अस इन यूरोप। अब यहाँ पे अपन बात करें तो इस सेंटेंस को सही बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर कंपैरिजन देखो आप तो एनवी टू कंट्रीज, अब यहाँ पे देखो टू द ईस्ट ऑफ अस वेयर द वायरस ओरिजिनेटेड एंड, अब यहाँ पे कंपैरिजन है तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए,
ठीक है ना, क्या आना चाहिए, टू। तो टू द वेस्ट ऑफ अस इन यूरोप, तो यही आना चाहिए। तो यहाँ पे इस कारण बी में क्या है, आपकी मिस्टेक है। तो एंड के बाद में यहाँ पे द के पहले क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए। तो ये आपका मिस्टेक था बी में, तो बी भी आंसर नहीं है। अब यहाँ पे सी में देखो, विच वर devastated just a few months ago but appear to beat the bug and are still। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ appear to have beaten the bug, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे कंट्रीज ने पहले ही वायरस को क्या कर दिया, हरा दिया है। जो यूरोप ने है पहले क्या कर दिया है, वायरस को हरा दिया है, ठीक है ना, ये बात बोल दी जा रही है। तो जब ये पहले से ही हरा दिया है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था आपका, यहाँ पे कोई ना कोई आपका परफेक्ट टेंस आना चाहिए, क्योंकि इवेंट आपका हो गया है। तो टू बीट द बग नहीं आके यहाँ पे इसमें क्या आएगा, यहाँ पे आएगा टू हैव बीटन द बग। तो बग का मतलब क्या है, यहाँ पे वायरस को बोला गया है कि यहाँ पे जो कुछ ने तो क्या कर दिया है, जैसे यूरोप ने है जो, वो तो पहले ही तबाह हो गया था, तो वो पहले ही क्या कर दिया है, उसने इसको हरा दिया है, तभी तो क्या कर रहा है, वो स्टार्ट कर रहा है वापस रिपेयर करना अपनी सोसाइटी को। तो यहाँ पे ये एरर बनेगा आपका, टेंस का एरर है, ठीक है ना। आगे देखते हैं अपन, पी वाला तो एकदम सही है। आगे, इन आवर स्पेक्युलर फेलियर, हमारी जो शानदार विफलता है, टू कंटेन द पेंडेमिक, ठीक है ना, यानी कि हम भी अकेले नहीं है कि पेंडेमिक को रोकने में फेल रहे हैं। वी हैव, हमारे पास में, हमारे साथ में और कौन है, ट्रम्प और ये जो ब्राज़ील के हैं, ये गिव अस कंपनी, हमारे को क्या दे रहे हैं, कंपनी दे रहे हैं। तो डी में आपका कोई एरर नहीं है, तो अपना आंसर क्या हो गया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है जो अपना करेक्ट आंसर हो गया है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, दीज आर स्ट्रेंज टाइम्स वी आर गोइंग थ्रू राइट नाउ। तो ये बहुत ही एक आपका स्ट्रेंज यानी कि अजीब सा समय है, जिस दौर से, ये बहुत ही क्या है, अजीब दौर है, समय है, जिससे हम क्या हो रहे हैं, यहाँ पे गुजर रहे हैं। द पेंडेमिक हैज़ ब्रॉट ऑल एक्टिविटीज़ टू ए वाइड वर्चुअल स्टैंड स्टे, यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि महामारी ने जो सभी गतिविधियों है उनको लगभग क्या कर दिया, ठप कर दिया है, ठीक है ना, एकदम क्या कर दिया है, रोक दिया। स्टैंड स्टिल का मतलब वहीं पे रोक दिया है, स्टॉप कर दिया है। इवन एज वर्क प्लेस एंड institutions are slowly and tentatively getting back to their feet, the focus is on assuring that the more important things get done first। अब यहाँ पे क्या बोला है, जबकि जो आपके वर्क प्लेस है, इंस्टीट्यूट है, वो धीरे धीरे और अस्थायी इरेगुलर वे से क्या हो रहे हैं, अपने पैरों पर वापस आ रहे हैं। ध्यान इस बात पर है कि जो ज़्यादा महत्वपूर्ण काम पहले पूरे किए जाए, यानी कि जो महत्वपूर्ण पेंडेमिक में सबसे पहला काम क्या है वर्क प्लेस इंस्टीट्यूट नहीं है आपका, वो है वो है आपका लोगों को अच्छा खाना पहुंचाना और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट पहुंचाना, ये है सबसे पहला काम। अब प्रायोरिटीज़ आर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंगली, अब प्रायोरिटी है जो आपके उस टाइम के अनुसार है, जो आइडेंटिफाई की जाएगी फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या बोला है, आइडेंटिफाई प्रायोरिटी केसेस टू टेक अस फर्स्ट और not to be very difficult. There are dozens of constitutional cases that need to be desperately addressed। तो यहाँ पे क्या बोला है, तो यहाँ पे बोला है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए यहाँ पे प्राथमिकता वाले मामलों की पहचान करना, जिन्हें पहले से ही लिया जाना है, वो क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आपके दर्जनों संवैधानिक केस पड़े हैं आपके, जिनका समाधान बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये बोला है कि अब जिनकी यहाँ पे ज़रूरत है, जो प्रायोरिटी है, पहले उन केसेस को सॉल्व करना है, उसके बाद में दूसरे को देखेंगे। तो यही बात आपकी यहाँ पे बोली गई है। तो देखते हैं, यहाँ पे लैंग्वेज टफ है पर यहाँ पे अपने को समझना ही पड़ेगा। तो देखिए, देयर आर स्ट्रेंज टाइम्स, तो देखिए स्ट्रेंज टाइम्स है, तो यहाँ पे आपका प्लूरल है, इसके लिए यहाँ पे देखिए दीज, तो ये तो आपका सूडो सब्जेक्ट है, तो जो आर आया है इसके हिसाब से आया है। वी आर गोइंग थ्रू राइट नाउ, जिससे हम क्या हो रहे हैं, अभी गुजर रहे हैं। द पेंडेमिक हैज़ ब्रॉट ऑल एक्टिविटीज़ टू ए वर्चुअल स्टैंड, तो एकदम सही बात है, यानी कि जो पेंडेमिक है, देखिए पहले तो प्रेजेंट में बात की जा रही है, और जो पेंडेमिक है जो अभी गया है वो हमारे लिए क्या लेके आए, तो यहाँ पे देखिए हैज़ ब्रॉट, यानी कि जो परफेक्ट की बात है, तो एकदम सही है।
तो ए में आपका अभी फ़िलहाल कोई एरर नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो गया ए। अब आगे देखते हैं बी में क्या है। तो बी में देखिए यहाँ पे इवन एज वर्क प्लेस एंड इंस्टीट्यूशंस आर स्लोली एंड टेंटेटिवली गेटिंग बैक टू देयर फीट। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो करेक्ट ईडियम क्या होता है, यहाँ पे ये ईडियम है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो वापस पैरों पे खड़ा होना, तो गेटिंग बैक टू देयर फीट ये एक ईडियम है, अपने पैरों पे वापस खड़ा होना। तो करेक्ट ईडियम क्या होता है, तो करेक्ट ईडियम होता है आपका यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो गेटिंग बैक टू देयर फीट नहीं होता है, ऑन देयर फीट होता है, अपने पैरों पे वापस खड़ा होना, ठीक है ना। और मैंने आपको बोला था ईडियम आपको रट नहीं है, इसमें कोई भी ग्रामर कोई भी लॉजिक नहीं लगेगा। ऑन है तो ऑन ही होना चाहिए, टू है तो टू ही होना चाहिए, तो टू यहाँ पे नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, एरर आ गया। आगे द फोकस इज ऑन अश्योरिंग डेट। अब यहाँ पे देखिए अगर अपन बात करें दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है आपका अश्योरिंग। अब एश्योरिंग का मतलब क्या होता है, किसी को सांत्वना देना, अश्योर करना, ठीक है ना, किसी को सांत्वना देना या अश्योर करना, किसी को पक्का करना। अब यहाँ पे एंश्योरिंग, एंश्योरिंग का मतलब क्या होता है, एंश्योरिंग का मतलब होता है कि पक्का करना, कि आपने ये श्योर है, आप श्योर है, चेक किया है आपने, इस तरह से अपन बोलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, एंश्योरिंग, ठीक है ना। तो और अश्योर करने का मतलब होता है किसी को सांत्वना देना आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका अश्योरिंग नहीं आएगा, तो यहाँ पे सेंस के हिसाब से क्या बनेगा, एंश्योर बनेगा। द फोकस इज ऑन एंश्योरिंग दैट, कि हमारा फोकस उस पर होना चाहिए ये पक्का करने में कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है पहले, ठीक है ना कि हमको पहले उनको सांत्वना देनी चाहिए, सांत्वना का सेंस ही नहीं है। तो यहाँ पे ये किस में एरर हो गया, सी में। डी में देखिए क्या है आपका, तो देखिए प्रायोरिटीज आर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंगली फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आइडेंटिफाइंग प्रायोरिटी केस टू टेक अप फर्स्ट और नॉट टू बी वेरी डिफिकल्ट। अब देखिए यहाँ पे जो बात की गई है, अब इसमें ये बात की गई है कि जो आपका यहाँ पे केसेस है बहुत सारे, अब केसेस बहुत सारे हैं तो इसके लिए क्या हो रही, समस्या हो रही है। तो यहाँ पे ये जो जज है इनके लिए बहुत ज़्यादा क्या हो गया, मुश्किल हो गया है कि आइडेंटिफाई करे प्रायोरिटी केसेस को, कि कौन सा पहले ले कौन सा बाद में ले। तो यहाँ पे बोला है बहुत सारे केसेस है तो मुश्किल होनी चाहिए, ठीक है ना, डिफ़िकल्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, और नॉट टू बी वेरी डिफ़िकल्ट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है ना। पर सेंस के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा कभी भी काम होता है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कैसे अपन आइडेंटिफाई करें कौन सा आपका यहाँ पे मुश्किल है, कौन सा किसको पहले दे किसी को बाद में दे प्रायोरिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे नॉट नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, और टू बी वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये क्या है आपका, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए आपका यहाँ पे आंसर क्या बन गया है, आपका ऑप्शन नंबर ए बन गया है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, ठीक है ना। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 17। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, द यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट्स रेगुलेशंस रिगार्डिंग स्टूडेंट वीज़ा हैव थ्रोन अस बेस्ड इंटरनेशनल स्टूडेंट इनटू टर्मोइल। अब यहाँ पे देखिए जो यूएस का इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट रेगुलेशन है, ठीक है ना। आपको पता है कि जब भी अपने को कहीं पढ़ने जाना है तो अपने को वीज़ा वगैरह लेना पड़ता है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट के वीज़ा के बारे में जो अमेरिकी यहाँ पे इमिग्रेशन और इन्फोर्समेंट रेगुलेशन इन्होंने क्या बोला है कि अमेरिका में रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को इन्होंने क्या कर दिया, परेशानी में डाल दिया है। टर्मोइल का मतलब क्या होता है, समस्या में डाल दिया है। जो वीज़ा के यहाँ पे इन्होंने जो बातें बोली है उसको लेके, द रेगुलेशन एडेड ए न्यू डायमेंशन टू पेंडेमिक प्रोन academic year by denying entry to student enroll in fully online program and requires existing student to their switch to campus with at least one in-person course or risk deportment, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है आपको, यहाँ पे तो उन्होंने यह बोला है कि जो यहाँ पे पेंडेमिक ग्रस्त जो ये साल है, जो आपका एजुकेशन ईयर है, एकेडमिक ईयर है, इसमें एक नया आयाम जोड़ दिया, एक नई बात उन्होंने डायमेंशन जोड़ दिया है। क्या जोड़ा है कि पूरी तरह से ऑनलाइन कार्यक्रमों में जो भी छात्र है उन्होंने प्रवेश लिया है, जिनका छात्र नाम है उनमें प्रवेश लिया है, तो प्रवेश से वंचित करके उनको क्या बोल दिया है, आपको यहाँ पे स्टूडेंट को हम एडमिशन नहीं देंगे प्रोग्राम में, और मौजूदा जो छात्र है को या तो कम से कम एक व्यक्तिगत पाठ्यक्रम वाले परिसरों में जाने, या यहाँ पे निर्वासन का जोखिम, यानी कि यहाँ से डिपोर्टमेंट, यानी कि क्या करना, किसी देश से
आपने देखा होगा नॉर्मली जब आपका वीज़ा ख़त्म हो जाता है या आप कोई क्राइम वगैरह करते हो तो आपको उस देश से बाहर निकाल दिया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डिपार्चर बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या कर देंगे, उनको डिपार्चर कर देंगे, यानी कि अपने देश वापस भेज देंगे उनको, ठीक है। आगे, एज disruptive and impact this may have for students, there is another potentially large impact that warrants inspection, the impact on university finances, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, तो यहाँ पे आपको बोला है कि छात्रों के लिए यह जितना बहुत ही समस्या वाला प्रभाव डालता है और एक संभावित बड़ा प्रभाव है जिसकी जांच की जानी चाहिए विश्वविद्यालय को, यहाँ पे यूनिवर्सिटी को क्या करना चाहिए, फाइनेंस, यूनिवर्सिटी फाइनेंस को क्या करना चाहिए, यहाँ पे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है तो उसको क्या करनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे वारंट निकालना चाहिए उसकी जांच करने की। तो ये बात आपकी बोली गई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन देखते हैं क्या क्या हो सकता है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो पी तो आपका एररलेस ही है, द रेगुलेशन एड्स न्यू डायमेंशन टू द पेंडेमिक प्रॉन, ठीक है ना। अब देखिए प्रॉन एक क्या है, आपका सफिक्स है, जिसका मतलब क्या होता है कि प्रॉब्लम का, कोई भी प्रॉब्लम है उसका जो नॉर्मल से अधिक बार अनुभव करना, ठीक है ना। तो जितना उसका इम्पैक्ट है उससे ज़्यादा क्या करना है, उसको फील करना, ये होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे प्रॉन है जो आपका कॉन्टेक्स्टली करेक्ट नहीं बनता है, पेंडेमिक प्रॉन एकेडमिक ईयर, ठीक है ना। तो अब समस्या को आपने एक से ज़्यादा बार तो अभी फील नहीं किया है क्योंकि ये तो रेगुलेशन अभी निकाला है उन्होंने, तो यहाँ पे आना चाहिए आपका कि जो ये उन्होंने एकेडमिक ईयर के लिए जो भी एक कानून बनाए हैं, जो बातें बोली वो कैसी है आपकी, ये है आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ये रेगुलेशन कैसे बहुत ज़्यादा कठोर है। तो यहाँ पे प्रॉन की जगह क्या आना चाहिए आपका, या तो रिडल्ड आना चाहिए, रिडल्ड, या फिर क्या आना चाहिए, स्ट्रिकन, स्ट्रिकन। बहुत ही ज़्यादा क्या है, ये नियम कानून बनाए, कठोर बनाए हैं, तो प्रॉन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं है, तो ए में क्या हो गया आपका, एरर हो गया प्रॉन का। अब आगे देखते हैं अगर अपन, ठीक है ना। तो आगे क्या आएगा आपका, अगर अपन देखें यहाँ पे तो देखिए ध्यान से, बी में बाय डिनाइंग एंट्री टू स्टूडेंट एनरोल्ड इन फुली ऑनलाइन प्रोग्राम्स एंड रिक्वायर्स एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखें अपन कि अपन ने ये पढ़ा है कि प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा क्या आती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बाय डिनाइंग, देखिए वर्ब के बाद में आईएनजी फॉर्म आई है, सिर्फ टू को छोड़ के, यहाँ पे प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका बोला इन फुली ऑनलाइन प्रोग्राम एंड, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, रिक्वायर्ड्स नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये किसको फॉलो कर रहा, बाई को कर रहा है, तो बाई का यहाँ पे पैरेललिज्म बनेगा आपका, तो रिक्वायर्ड्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा रिक्वायरिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे एरर किसका बना है, इसका बना है। आगे अगर अपन देखें सी में, तो सी में मैंने आपको वर्ड बताया था, वो क्या होता है आपका, डिपार्चर होता है। यहाँ पे वर्ड क्या लिखा आपका, डिपोर्टमेंट, डिपोर्टमेंट आपका सेंस नहीं बनता है यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि डिपोर्टमेंट नहीं होता, वर्ड होता आपका डिपार्चर, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, डिपार्चर आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिपोर्टेशन, ठीक है ना, डिपोर्टेशन, इसका मतलब क्या होता है कि किसी को किसी कंट्री से उसने कोई नियम तोड़ दिया है, उसका वीज़ा ख़त्म हो गया है, तो उसके देश वापस भेज देना, उसको क्या बोलते हैं, डिपोर्टेशन बोलते हैं, डिपार्चर बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ये गलत है, ठीक है ना, तो सी में भी एरर है। आगे देखते हैं अपन, एज डिस्ट्रप्टिव एंड इम्पैक्ट दिस मे हैव फॉर स्टूडेंट देयर इज़ अनदर पोटेंशियली लार्ज इम्पैक्ट। अब यहाँ पे देखिए ये जो इम्पैक्ट की बात की जा रही है, ये इम्पैक्ट सोचा उससे बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब इम्पैक्ट और ज़्यादा बड़ा है तो यहाँ पे लार्ज इम्पैक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका, लार्जर इम्पैक्ट, कि जितना हमने सोचा था उससे बड़ा इम्पैक्ट डाला है यहाँ पे। तो एक तरह से क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है कि हमने सोचा उससे ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लार्जर आएगा। तो सब में एरर है, तो और सब में एरर होता है तो किसको टिक करते हैं अपन, ई को करते हैं, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, द माइग्रेंट वर्कर व्हेन इन क्राइसिस इज नॉट सिक मटेरियल हेल्प फ्रॉम हिज फैमिली इन द विलेज। तो यहाँ पे बोला है कि जो आपके माइग्रेंट वर्कर है, यानी कि जो काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह आपके जाते हैं, तो जब वे संकट में होते हैं, जब वे किस में होते हैं, परेशानी, क्राइसिस में होते हैं, तो वह गांव में अपने परिवार के जो यहाँ पे ज़रूरतें हैं,
ठीक है ना, जो भौतिक ज़रूरतें हैं, मदद है, वो नहीं मांगता है, ठीक है ना। दे आर एनीवे मच पुअरर देन अस। तो आपको यहाँ पे बोला है कि वे है जो और ज़्यादा गरीब होते हैं, यानी कि जो माइग्रेंट वर्कर होते हैं वो उनकी फैमिली से भी ज़्यादा क्या होते हैं, गरीब होते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है जो एक माइग्रेंट वर्कर है और उसकी फैमिली, दोनों की बात की जा रही है और कंपैरिजन किया जा रहा है यहाँ पे कि जो माइग्रेंट वर्कर है वो उसकी फैमिली से क्या है, और ज़्यादा गरीब है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे आप देखें, ठीक है, तो अगर यहाँ पे अपन देखें तो अस किसके लिए आया, यहाँ पे तो एक की बात की गई है, एक माइग्रेंट वर्कर का कंपैरिजन किया गया है उसकी फैमिली से। तो यहाँ पे जो ये दे किसके लिए आया है, इसकी फैमिली के लिए आया है कि दे आर एनीवे मच पुअर, यानी कि वे है जो उनकी फैमिली से क्या है, बहुत ज़्यादा गरीब है। देन अस का मतलब क्या है, ये माइग्रेंट वर्कर की बात कर रहा है, तो देन अस नहीं आएगा, अस में तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो देन यहाँ पे क्या आएगा, ही इज़ आएगा। क्या आएगा, ही इज़। तो ए में आपका क्या आ गया, यहाँ पे एरर आ गया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं अपन यहाँ पे, What disturbs him profoundly at such times is the fear of dying alone with nobody to perform the rites for him। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि ऐसे समय में जो बात उसे सबसे ज़्यादा परेशान करती वह है अकेले मरने का डर, जब उसके लिए कोई संस्कार करने वाला नहीं हो, यानी कि जब उसका परफॉर्म करने वाला नहीं हो, राइट्स फॉर हिम, यानी कि उसका जो अंतिम संस्कार करने वाला ही नहीं हो, क्योंकि वो तो कहाँ रह रहा, दूसरी जगह रह रहा है। तो अगर वहाँ पे मर गया तो घर वालों को पता भी नहीं चलेगा, तो यही उसको डर रहता है कि मैं मरूंगा अकेला ही, तो वहाँ पे मेरा कोई अंतिम संस्कार करने वाला ही नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। इन नियरली, तो अगर यहाँ पे देखो बी को चेक करते हैं, द फियर ऑफ डाइंग, ऑफ के बाद में आईएनजी आ रहा है, एलोन विथ नोबडी टू परफॉर्म द राइट्स फॉर हिम आया है, किसके लिए आया है, यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर, एक की बात की जा रही है, तो हिम उसके लिए एकदम सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी में आपका कोई भी एरर नहीं है, तो आंसर तो क्या हो गया आपका, बी हो गया। आगे क्या बोला है, इन नियरली एवरी रिलीजन, यानी कि हर एक धर्म में अपन बात करते हैं, द फैमिली प्लेज ए सर्टेन रोल इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ मॉर्च्यूरिटी रिचुअल्स। तो यहाँ पे आपको बोला है कि हर धर्म में जो यहाँ पे आपका सब संस्कारों के पालन में परिवार की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या रहती है, भूमिका रहती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि जब कोई मरता है तो सारे रिचुअल है जो किसको करने पड़ते हैं, फैमिली वालों को करने पड़ते हैं। तो यही बोला है, नॉट जस्ट दैट, सिर्फ यही नहीं है, दिस हैज़ टू बी परफॉर्म्ड करेक्टली सो डैट द डिपार्टेड सोल कैन ईजिली नेगोशिएट विद द आफ्टर लाइफ। अब पहले तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं सी में क्या है आपका एरर। तो देखिए आंसर तो मिल गया, यानी कि सी में कोई ना कोई मिस्टेक होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे अपन सी की बात करें, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका एक वर्ड आया है, ठीक है, तो जिसको यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है आपका कि किसी चीज़ को क्या करना है, आपका सिर्फ देखना है। वहाँ पे एक एक्ट होता है जिसमें आप क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो, सिर्फ देखते हैं उसको और कुछ नहीं करते हैं। और एक वर्ड होता है आपका ऑब्जर्वेंस, ठीक है ना, दोनों में फ़र्क होता है। ऑब्जर्वेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपने यहाँ पे एक्ट, यानी कि कोई भी काम या कोई भी प्रैक्टिस की है, वो पूरे आपने नियम कानून रीति रिवाज के साथ में की है, तो उसको अपन बोलते हैं ऑब्जर्वेंस। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ये देखना नहीं है, यहाँ पे क्या बोला है कि उनका जो संस्कार करना है पूरा आपको रीति रिवाजों के साथ में करना है, ये बात बोली है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की जगह क्या आएगा, ऑब्जर्वेंस आएगा। तो सी में भी एरर मिल गया। अब डी में देखो क्या बोला है आपको, तो डी में बोला है इतना ही नहीं, इससे सही तरीके से किया जाना चाहिए ताकि जो उसकी आत्मा है, ठीक है ना, तो उसकी आत्मा आसानी से कहाँ जा सके, आपकी परलोक जा सके, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे बोला गया है। अब डी में अपन देखें यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे देखें तो दो बातें होती है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो पहले तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि कैन ईजिली नेगोशिएट विथ। तो अब यहाँ पे देखो, अगर नेगोशिएट है उस विथ के साथ में आता है, तो आपका नेगोशिएट विथ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका यहाँ पे कोई भी फॉर्मल डिस्कशन करना किसी के साथ में, या किसी के साथ एग्रीमेंट करना। या तो कोई फॉर्मल डिस्कशन का मतलब क्या होता है आपका, जनरली किसी के साथ में बात करना किसी मुद्दे पे, या किसी के साथ में समझौता करना, एग्रीमेंट करना,
और अगर आपका यहाँ पे जो नेगोशिएशन है बिना वित्त के आए, विदाउट वित्त आए, तो बिना वित्त के आए तो उसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, उसका मतलब होता है कि अपने गोल को अचीव करने में क्या हो जाना, सक्सेसफुल हो जाना, ठीक है ना। तो टू बी सक्सेसफुल इन अचीविंग गोल, तो अपना जो लक्ष्य था उसको प्राप्त करने में क्या हो जाना, सफल हो जाना। तो यहाँ पे बात की जा रही, किसकी की जा रही है, एग्रीमेंट की या डिस्कशन नहीं, यहाँ पे तो बात की जा रही है उसके गोल की। तो हर आत्मा का गोल क्या होता है कि वो शांति से कहाँ चली जाए, परलोक चली जाए। तो यहाँ पे आपका नेगोशिएट के साथ में वित्त नहीं आएगा, ओनली नेगोशिएट द आफ्टर लाइफ आएगा। तो ये डी में आपका एरर था, ठीक है ना। तो बहुत ही गहरे क्वेश्चन है आपके, डीप क्वेश्चन है, समझने में मुश्किल होगी आपको, पर आपको हिम्मत नहीं हारनी है, ऐसे ही धीरे धीरे करके हम सीखेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको, व्हाट आर इंडियाज लाइफ इवेंट। तो यहाँ पे बोला है कि व्हाट आर इंडियाज लाइफ इवेंट, यानी कि भारत की जीवन घटनाएं क्या है। मोस्ट आर यूनिवर्सल बट, अब ज़्यादातर तो क्या है आपकी यूनिवर्सल है, बट परहैप्स यानी कि शायद एक कैटेगरी कुड बी एडेड टू नेचुरल डिजास्टर, यानी कि उसमें एक कैटेगरी आपको और जोड़ देनी है, वो कौन सी है आपकी, नेचुरल डिजास्टर की है। एंड इनडिस्क्रिमिनेट एंड मटेरियल टोल ऑन द सिटीजनरी, यहाँ पे क्या बोला है कि एक श्रेणी जोड़ी जा सकती है, कैटेगरी जोड़ी जा सकती है जो यहाँ के लोगों पर एक अंधाधुंध और बहुत ही भौतिक बोझ को क्या करती है, यहाँ पे उसके ऊपर डालती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो ए में आपका यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे कुड बी एडेड एकदम सही है यहाँ पे, ठीक है ना। मोस्ट आर यूनिवर्सल बट, ज़्यादातर क्या है उनमें यूनिवर्सल है, किसकी बात की जा रही है, इंडिया के लाइफ इवेंट की बात की जा रही है, तो एकदम सही है ये, ठीक है ना। नेचुरल डिजास्टर्स यहाँ पे एकदम सही है, देखिए आई से शुरू हो रहा तो एन आएगा, आर्टिकल एकदम सही है यहाँ पे आपका, ठीक है ना। तो एकदम सारा आपका सही चल रहा है। तो ए में आपका यहाँ पे अगर देखें तो क्या एरर हो सकता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो आप अगर ध्यान से समझेंगे अपन, यहाँ पे बात की गई है लाइफ इवेंट्स की, ठीक है ना। तो लाइफ इवेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई आपका सोशल एक्सपीरियंस है, समाज में आप जाते हो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या बदलाव होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह के नेचुरल डिजास्टर लाइफ इवेंट की बात की गई है आपकी यहाँ पे। तो लाइफ इवेंट इस तरह के आपके, ठीक है ना। अब यहाँ पे जिससे हर एक पे क्या होता है, इम्पैक्ट होता है, हर एक पे क्या हो रहा है आपका, इम्पैक्ट हो रहा है। तो अगर यहाँ पे देखें तो हर एक पे इम्पैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एडेड 2 नहीं आएगा आपका, क्या आएगा, एडेड 4 आएगा। यहाँ पे हर एक पे क्या कर रहा है, इम्पैक्ट डाल रहा है, तो एडेड फॉर नेचुरल डिजास्टर, तो ये आपका यहाँ पे आएगा। तो ए में आपका क्या हो गया, एरर हो गया है। अब यहाँ पे बी में देखते हैं कि बी में क्या है आपका। तो देखिए, इन एनी केस इंडियाज न्यू डेमोग्राफी एंड चेंजेस इन वर्क लाइफ बैलेंस, गिग ट्रांजिस्ट प्रोजेक्ट बेस्ड। अब यहाँ पे क्या बोला है कि किसी भी मामले में जो भारत की नई जनसांख्यिकी और कार्य जीवन संतुलन में परिवर्तन, गिग ट्रांसेंट का मतलब क्या होता है, क्षणिक, कुछ पल के लिए, और यहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड यानी कि पहले से प्लानिंग बेस्ड आपकी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो बी में आपका कोई भी एरर नहीं है, तो अपना आंसर पहले तो क्या हो गया, बी हो गया। अब पी तो आपका पहले ही सही है, रीड कर देते बस इसको। एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन आवर एबिलिटी टू सेव डिमांड्स ए रीडिज़ाइन ऑफ द रिजाइम ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, यहाँ पे बोला है आपको, और हमारी जो बचत करने की क्षमता पर इसका प्रभाव बचत और निवेश की व्यवस्था को फिर से डिजाइन करने की मांग करता है। जो अपनी सेविंग होती है उसके ऊपर भी क्या करता है, इफेक्ट डालता है, और जो सेविंग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, उसके डिजाइन की भी क्या करता है, मांग करता है, फिर से सोचेंगे। डाटा सजेस्ट दैट ए सिंगल लाइफ लॉन्ग जॉब इज गिविंग अवे टू मल्टीपल जॉब्स। अब यहाँ पे क्या बोला, जो डाटा है उससे पता चलता है कि एक जो लाइफ लॉन्ग यानी कि पूरे जीवन करने वाली नौकरी है और कई नौकरियों को जन्म देती है। अब यहाँ पे सी में अगर आप देखो तो यहाँ पे अब बात की गई है आपकी, तो ध्यान से देखोगे आप, तो यहाँ पे गिविंग अवे का मतलब है किसी से दूर ले जाना। तो यहाँ पे क्या दूर लेके जा रहे हैं या नई नई जॉब बना रहे हैं, तो गिविंग अवे नहीं होगा। यहाँ पे एक फ्रेज होता है गिविंग वे टू,
तो गिविंग वे टू मल्टीपल जॉब्स, तो गिविंग वे टू का मतलब क्या होता है? रिप्लेस करना, किसी को क्या करना है? रिप्लेस करना, किसी को किसी से रिप्लेस करना। तो यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है? ठीक है ना, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सिंगल लाइफ लॉन्ग जॉब है, ठीक है ना, तो वो जॉब रिप्लेस करती है आपकी मल्टीपल जॉब्स को, यानी कि इस जॉब से बहुत सारी आपकी जॉब निकलती है। तो अवे का मतलब तो दूर है, तो यहाँ पे ये आपका एरर बन जाएगा। यहाँ पे ओनली क्या आएगा? वे आएगा। डी में देखते हैं अपन यहाँ पे, प्रोबेबली इंटरेस्ट बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इम्पैक्टिंग सेविंग। तो यहाँ पे बोला है संभवतः जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है और जो बेरोजगारी के बीच में बचत को प्रभावित कर रही है। तो ये बात आपको बोली गई है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो बचत को क्या बोलते हैं अपन? बचत को बोलते हैं सेविंग्स। बचत को क्या बोलते हैं अपन? जो भी अपन पैसे बचाते हैं उसको सेविंग्स बोलते हैं, सेविंग नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे गलत रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये तो क्या होता है? बचाना, सेव करना, वो किसी को सेव करना अलग होता है। पैसों की बचत को क्या बोलते हैं? सेविंग्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ये एरर बन गया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी रहेगा, जिसमें कोई भी आपका एरर नहीं है। तो चलिए जी, आज का लास्ट क्वेश्चन है। सेशन बहुत ही आज का लोडेड और बहुत ही आपका भारी डिफ़िकल्ट था यहाँ पे, पर चलो कोई नहीं, हम लास्ट क्वेश्चन तक पहुँच गए हैं और उम्मीद है आपने भी सेशन को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा और यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा। तो शुरू करते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, इसको भी अपन समझते हैं। इग्नोरिंग द चिल्ड्रंस लर्निंग स्टेज, यानी कि जो बच्चों की सीखने की जो स्टेज होती है उसको अनदेखा करना, इग्नोर करना। द स्कूल्स हैव डिस्टॉर्टेड द कैरिकुलम, जो यहाँ पे स्कूलों ने पाठ्यक्रम, यानी कि जो उनका यहाँ पे पाठ्यक्रम है उसको विस्तृत कर दिया, यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्या कर दिया यहाँ पे? डिस्टॉर्ट, फैला दिया है। यानी कि किताबें तो बहुत ज़्यादा भारी भारी है, महंगी महंगी कर दी है, सिलेबस को लंबा चौड़ा कर दिया है, लेकिन वो उनकी लर्निंग पे आपका यहाँ पे क्या कर रहे? ध्यान नहीं दे रहे। तो ये बात की जा रही है। ए प्रिंसिपल ऑफ ए कॉर्पोरेट स्कूल रिवेल्ड दैट, तो एक कॉर्पोरेट स्कूल के प्रिंसिपल उन्होंने ये खुलासा किया था, कोचिंग फॉर द IIT एग्जामिनेशन बिगेन एज अर्ली एज क्लास 6। तो यहाँ पे बोला है कि जो IIT परीक्षा के लिए जो कोचिंग है वो कक्षा 6 से ही आपकी क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। उन्होंने ऐसा बोला कि बच्चों के ऊपर आपका इतना ज़्यादा लोड पड़ता है, जो आपका सिलेबस है, मटेरियल है उनका। द स्कूल फोकस्ड ऑन फिजिक्स, मैथ एंड केमिस्ट्री, जो स्कूल है जो आपका ध्यान देने लग जाती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पे। पर उन बच्चों के लिए तो सब कुछ ज़रूरी होता है, लैंग्वेज ज़रूरी होती है, हिंदी, इंग्लिश, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना, सब कुछ चाहिए उनको इस टाइम में। तो 10th तक तो आपका यही फोकस रहता है। वाई द मदर टंग एंड सोशल साइंसेज वर साइडलाइन, तो यहाँ पे आपको बोला है कि इनके ऊपर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जो आपकी मदर टंग है यानी कि मातृभाषा है, ठीक है ना, और जो सोशल साइंस है आपकी, कि अपना जो पुरानी चीज़ें थी, संविधान कैसे बना है, राजा महाराजाओं के बारे में, ठीक है ना, अपने देश के बारे में जानना, उसको अपन ने क्या कर दिया? एक तरफ रख दिया है कि भाई ये ज़रूरी नहीं है फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री पढ़ो, बस यही ज़रूरी है आपका, ये बोल रहा है। फर्दर एज द स्कूल हैज़ टू कंप्लीट द सिलेबस, अब आगे बोला है यहाँ पे कि स्कूल वाले हैं वो क्या करते हैं आपके, इसके अलावा वो यहाँ पे सिर्फ सिलेबस को, हैज़ टू कंप्लीट द सिलेबस प्रोस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अलॉन्ग विद IIT कोचिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला गया है इसके अलावा जो स्कूल को IIT कोचिंग के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा जो यहाँ पे अपनी जो गवर्नमेंट है वो जो पाठ्यक्रम सिलेबस देती है उसको भी पूरा कराना होता है। तो जो IIT वाले बच्चे होते हैं उनको डबल पढ़ना होता है। IIT की तो तैयारी करनी होती है, पर साथ में अपनी स्कूलिंग पूरी करनी होती है, तो उसके लिए जो गवर्नमेंट के एग्जाम पेपर आते हैं उनका भी पढ़ना पड़ेगा। तो यानी कि वो भी बुकें यहाँ पे पढ़नी पड़ती है। तो स्कूल वालों को वो सिलेबस भी आपका क्या करना पड़ता है? पढ़ाना पड़ता है उनको। द सिलेबस फॉर क्लास 11th and 12 वाज टफ फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड टू। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो क्लास 11th और 12th है उनके लिए जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, वो भी कक्षा 6 से ही पढ़ाया जाता था, ठीक है ना। तो कक्षा 6 से ही वो स्टार्ट हो जाता था सिलेबस का, विथ 10% द सिलेबस बीइंग कवर्ड ईच ईयर। अब आपको बोला है यहाँ पे जिसमें प्रत्येक पाठ्यक्रम का 10% यहाँ पे कवर किया जाता है। तो ये था इसका सेंस। अब यहाँ पे अपन समझते हैं कि क्या क्या आपके एरर बन सकते हैं। पी वाला तो एकदम सही है। ए वाले में देखते हैं, ए प्रिंसिपल ऑफ ए कॉर्पोरेट स्कूल रिवेल्ड। तो यहाँ पे देखिए बात पास्ट की गई है, क्योंकि एक प्रिंसिपल ने यहाँ पे एक बात बोली थी, बहुत पहले बोली थी। तो रिवेल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म सही है। डैट कोचिंग फॉर द IIT एग्जामिनेशन तो कोचिंग है IIT एग्जामिनेशन की। बिगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म सही है। एज अर्ली एज क्लासेस 6, तो कितनी जल्दी शुरू हो जाती? क्लासेस 6 से। तो
तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो आपका ए में कोई भी एरर नहीं है। अब यहाँ पे बी में देखते हैं, द स्कूल focused on physics, math and chemistry while the mother tongue and social sciences were slided further as school has to complete the syllabus। अब यहाँ पे देखिए पूरा आपके यहाँ पे जो बात है, जो पूरी बात है, जो पूरा सेंटेंस है आपका यहाँ पे किस में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है, पर अपने को तो यहाँ पे क्या दे दिया, हैज़, जो कि क्या है आपका गलत है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, हैड आना चाहिए। क्या आना चाहिए, हैड, क्योंकि ये जो बात हो रही है सारी पास्ट की हो रही है। ये बात है जो पहले किसी ने बोली थी, एक प्रिंसिपल ने, वही है जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो बात पास्ट की है, तो यहाँ पे ये इसमें एरर है, किसमें, बी में। प्रोस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अलॉन्ग विद IIT कोचिंग। अब देखें यहाँ पे अगर अपन देखें तो एक वर्ड होता है आपका प्रोस्क्राइब। अब प्रोस्क्राइब का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को मना कर देना या रोक देना, यानी कि टू फॉरबिड या प्रोहिबिटेड, यानी कि रोक लगाना, मना कर देना। तो यहाँ पे आपका सिलेबस को पढ़ाने से क्या किया जा रहा है, मना किया जा रहा है। तो मना कहाँ किया जा रहा है, यहाँ तो उल्टा पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे प्रोस्क्राइब नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्रिस्क्राइब। अब प्रिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, प्रिस्क्राइब का मतलब होता है कि कोई ऑर्डर इशू करना, टू इशू ऑर्डर्स। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू किया है भाई कि जो हमारी बुक है वो तो पढ़ानी है। तो यहाँ पे ऑर्डर इशू करने की बात की जा रही है कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने साथ में इशू की है आपकी बुक है, उनको भी पढ़ाना पड़ेगा सिलेबस के साथ साथ में। तो यहाँ पे प्रोस्क्राइब नहीं आएगा, क्या आएगा, प्रिस्क्राइब आएगा। तो ये यहाँ पे एरर था किसमें, सी में। आगे देखते हैं डी में, द सिलेबस फॉर द क्लास 11th एंड 10th वॉज टॉट। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो क्लास 11th और 12th का है वो सिलेबस है जो आपको सिखाया जाता है, कब से, क्लास 6 से। अब आपको बोला गया है कि हर साल आपको 10% सिलेबस, अब यहाँ पे कवर नहीं करवाया जाता। कवर करने का मतलब क्या है कि आपको 11-12 की बुकें हैं जो हर साल 10% पढ़ाई जाती, नहीं, उस सिलेबस का पार्ट है जो आपको सिखाया जाता है, ठीक है ना, उनकी किताबों से नहीं पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे कवर करने की बात नहीं है, यहाँ पे बात किसकी है, टॉट, सिखाने की, पढ़ाने की बात है। तो यहाँ पे कवर आपका सेंस नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे टॉट लिखना है। तो हर साल अपने को लगभग 10% सिलेबस है जो क्या किया जाता है, सिखाया जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे रहेगा। तो सब में एरर आ गया, सिर्फ किस में नहीं आया, ए में। तो ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और आपने आज यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा। तो पहले तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको प्लीज़ ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि इसमें है जो हमने बहुत सारे PDFs है और नोटिफिकेशन आपके जो भी आते हैं क्लासेस के या नॉर्मली इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, इसको प्लीज़ ज्वाइन कर दीजिएगा। और साथ ही अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही वीडियो को पूरा देख के आपको कमेंट करना है कि कैसा लगा है। और आज का सेशन तो आपका बहुत ही ज़्यादा शानदार रहा है। और जितना पॉसिबल हो सके प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए अपने ग्रुप, फैमिली, फ्रेंड को, ताकि इनका बेनिफिट है जो उनको भी मिल पाए। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।